अच्छा देखो, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। साउंड क्लियर है ना सबको? काजल, अरिजीत, स्नेहाशीष, साउंड क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा देखो, ये जो सप्लाई का चैप्टर चल रहा था, तो इसमें बेसिकली हम लोग बात यही कर रहे थे कि किस तरह से इकोनॉमी में सप्लाई काम करता है। जैसे कि आई होप कि आप लोगों को मैगी वाला जो थ्योरी था, जो थ्योरी ऑफ मैगी, ये मैगी का थ्योरी को यूज करके हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से सप्लाई काम करता है मार्केट में। रिसेंटली आप लोगों को पास खबर है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट खबर होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं खबर देता हूँ आप लोगों को। मेरा काम है सर कि आप लोगों को पता है कि कृषि बिल आया है सर, फार्मर्स बिल आया है। पार्लियामेंट में उथल पथल मचा हुआ है सर, पूरा देश भर में भी बहुत जोर का उथल पथल लगा चुका है, और बहुत सारा पार्टी लेवल में भी बहुत सारा मैटर में डिस्कशन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। खबर है आप लोगों के पास कृषि बिल के बारे में? है, जरूर खबर होना चाहिए। खबर क्योंकि मार्केट में सीरियसली मैटर बहुत ज्यादा चर्चित है। तो ये कृषि बिल आज मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। इसके साथ सप्लाई का रिलेशन है, बहुत रिलेशन है। कि सप्लाई का अगर मैं रिलेशन का बात करूं कृषि बिल के साथ, जैसे जो रिसेंटली जो बिल आया है, मैं डिटेल्स तो अभी तक पूरा नहीं देखा, बट जो इसका जो, अगर मैं आपको कृषि बिल का एक आपको समरी बताऊं, तो समरीटिकली कृषि बिल क्या है। समरीटिकली कृषि बिल का बहुत सारा नेगेटिव वे भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट हमें अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो डिस्कशंस करने अभी नहीं बैठे। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि जो बिल पास हुआ है वो कृषि बिल फार्मर्स के लिए है, और फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट का कहना मानना यही है कि मतलब जो फार्मर्स है इंडिया का, यू ऑल नो कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। क्या आप लोग ये बात मानते हो कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, और जिसमें किसान या फिर चासी, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं चाशी, या हिंदी में बोलते हैं किसान, तो ये किसान जो है ये इंडिया का सबसे मतलब क्या बोलते सर, पिलर है सर। अगर वो किसान खेती में फसल नहीं बनाता है ना, तो शहर में लोगों को खाने को नहीं मिलता। आज हम लोग शहर में रहते हैं, और गांव-गांव में जो फसल उगाता है सर, वो किसान के कारण होता है। आज अगर फार्मर्स नहीं होता तो पेट में दाना पानी भी नहीं मिलता, और जब तक दाना पानी पेट में नहीं है तब तक कोई भाषण भी नहीं चलेगा, एजुकेशन भी नहीं चलेगा, इंजीनियर्स भी काम नहीं करेगा, डॉक्टर का भी कुछ नहीं करेगा सर। सबसे इंपॉर्टेंट है किसान। मतलब इसीलिए एक नारा लगाया था मोरारजी देसाई ने कि जय जवान जय किसान। तो पॉइंट यही है कि लेकिन जय जवान जय किसान ठीक है, जवान को थोड़ा अभी 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, वो भी देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट अगर हम किसान का बात करें कि किसान को प्रॉफिट नहीं मिलता। इवन अगर आप लोग गांव साइड में आपका कनेक्शन है, या फिर आप गांव में रहते हो, इफ यू आर इन ए विलेज एरिया और रूरल एरिया, या फिर आप शहर में हो, कोई सिटी में रहते हो, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में, लेकिन अगर आपका गांव में कुछ कनेक्शन है तो आप एक बार खोज लगाना कि बहुत सारा लोग ऐसा है इंडिया में, बहुत बहुत सारा, कि किसान जो है ना खेती नहीं करना चाहता। किसान का बेटा किसान बनने में ना मतलब झिझक रहा है सर। लेकिन आपको एक चीज बताऊं मैं कि बिग बिग कंपनीज जो है ना, ये आपको पता है बिग बास्केट, हेलो, बिग बास्केट का नाम सुने हो आप लोग? ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करता है, ग्रोफर्स, नाम सुने हो क्या? है ना? ये बिग बास्केट ग्रोफर्स जैसा कंपनी क्या कर रहा है जानते हो? ये किसान से जमीन लीज पे लेके वही खेती कर रहा है और घर घर में पहुंचा रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 130 करोड़ से भी ज्यादा है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 750 करोड़ से भी ज्यादा है। चलो वर्ल्ड छोड़ देते हैं, सिर्फ इंडिया का बात करते हैं। 130 करोड़ पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए खेती तो करना पड़ेगा। लैंड है इंडिया का, बहुत सारा लैंड मास है। वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। मतलब अगर पूरा विश्व में 7वां स्थान में आता है साइज के अनुसार। पॉपुलेशन वाइज सेकंड पॉइंट में है सर, आफ्टर द चाइना, बट चाइना का साइज काफी बड़ा है। वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड पोजीशन में साइज में चाइना आता है, और इंडिया आता है 7th लार्जेस्ट में।
लेकिन कोई बात नहीं, चाइना के साथ अभी कंपटीशन नहीं करना चाहते। मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि किसान अगर खेती नहीं करना चाह रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि खेती में पैसा नहीं है ना। एग्रीकल्चर में मनी का प्रॉब्लम है, बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम जो खेती करते हैं, जो चाषी है, वो ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं जानता, मतलब दे आर नॉट वेरी लिटरेट, दे आर नॉट वेरी एडुकेटेड, तो उनको ना अपना हक लेना नहीं आता। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना, अगर उनको मार्केटिंग आता, अगर उनको प्रोडक्शन करना आता है, उनको पता है कि धान मतलब चावल का पेड़ को कैसे लगाया जाता है, दे नो कि उसको कैसे बढ़ाया जाता है, किस तरह से वहां से धान बना के धान को मार्केट में बेचना चाहिए। पैडी का बात कर रहा हूं मैं, धान इन द सेंस पैडी, पैडी जिसको हम लोग बाद में चावल बना के, बंगालीज बहुत पसंद करते हैं, पूरा इंडिया खाता है सर, बंगालीज का बहुत पसंदीदा है भात, जो भी हो। अगर हम नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया का बात करें, वहां पर गेहूं उगता है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एरिया में गेहूं बनता है, व्हीट। मैं आपको ज्योग्राफिकली बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि किसान का एरिया के वाइज डिपेंड करता है कि कहाँ क्या बनता है। लेकिन अगर मैक्सिमम केस में अगर देखो, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में किसान मर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता ये किसान बिल आने के बाद सच में इनको कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, बट एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो सप्लाई है, प्रोडक्ट का सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन सप्लाई में जिसका सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, मतलब देखो, अगर खेती हो रहा है तो खेती बना रहा है कौन? एक चाषी या किसान बना रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट या मुनाफा किसको होना चाहिए? व्हाट यू ऑल थिंक अबाउट दिस? कि क्या लगता है कि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में सबसे प्रॉफिट अगर किसी को होना चाहिए तो किसको होना चाहिए? किसान को या मार्केट का जो मीडिएटर है उनको? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज टेल मी। किसान, चाषी। ऑब्वियसली चाषी को मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता क्योंकि उनको मार्केट नहीं पता। वो अपने मर्जी से कहीं कहीं सेल भी नहीं कर पाता और नॉलेज भी नहीं है। मार्केट बहुत है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा नेटिव जहां है वहां पर आपको मैं अगर क्या बोलते हो उसको, झींगा, झींगा, झींगा समझते हो आप लोग? झींगे समझते हो ना, झींगा कहते हैं उसको। हाँ, झींगे या झींगा जो भी बोलते हो सर, 15 रुपीज किलो में बिक रहा है। कोलकाता में मैं खाता हूँ सर, यहाँ पर 60-70 रुपीज किलो में। अगर मैं आपको परवल का बात बताऊं ना, पोटल जिसको बोलते हैं, पोटल मार्केट में बिक रहा है सर, मतलब नेटिव साइड में, गांव साइड में हार्डली 20 रुपीज, 25 रुपीज, हार्डली 30 रुपीज किलो। कोलकाता में 80 रुपीज किलो। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ना पर किलो में 50 रुपीज नहीं होता। बिकॉज प्रॉब्लम यही है कि प्रॉपर जो दाम का सिनारियो है वो नहीं हो रहा है और किसान को नहीं मिल रहा है। दाम तो है मार्केट में, बट जो खेती कर रहा है उनको अच्छा नहीं मिल रहा है सर। तो गवर्नमेंट का कहना है कि क्यों ना ये खेती का जो पॉइंट है, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर किसान चाहे तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मानो कि आपका खेती है, आप अपने खेती में किसी को बताना चाहते हो, सपोज आपका खेती है और मैं हूँ बिजनेसमैन, मेरा बिग बास्केट जैसा कंपनी है, मैं मार्केट में ये सब चावल, आटा वगैरह सेल करता हूँ, तो आपके खेती के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा। आप स्टोरी समझ रहे हो ना? तो आपका खेती, एक खेती बनने में, मोटा मोटी एक चावल का प्रोडक्शन होने में, धान या पैडी का प्रोडक्शन होने में 3 मंथ्स का टाइम लगता है। तो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, बिफोर 4 मंथ्स पहले, मैं क्या करूंगा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊंगा कि भाई आप 4 महीने का मतलब जो भी होगा पहले से, मतलब प्री प्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका अगर मानो कि 1 बीघा या फिर 1 एकड़ ऑफ लैंड है, आपका 1 एकड़ ऑफ लैंड में जितना प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन मेरा है और उसके लिए मैं आपको पहले से इतना दाम दे रहा हूँ, कुछ एडवांस कर देता हूँ, बाकी प्रोडक्शन के बाद। इसमें एक सुविधा ये है कि किसान का ना एक प्री प्रॉफिट हो जाता है, मतलब एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, जिसके कारण मानो कि वो मार्जिनल फार्मर्स है या फिर उतना पैसा लगाया है लेकिन बाद में उनको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर एक प्री बुक्ड पैसा आ जाता है ना, तो कम से कम वो अपना जो किसान का जो अपना जो प्रोफेशन है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, काइंड ऑफ। तो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ना चाणक्य, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के अमल में टाइम पे करता था। सम्राट अशोका के टाइम पे इंडिया वर्ल्ड में सबसे टॉप में था, उस टाइम पे भी ये पॉइंट होता था। इसको एक्चुअली कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, कि मार्केट को पहले से नाप के उसके हिसाब से मार्केट को बना लेना, ताकि किसान अपना प्रोडक्ट का सप्लाई टाइम पे कर सके और सही दाम पे कर सके, टाइम पे कर सके और सही दाम पे कर सके। आप बात समझ रहे हो? तो एक किसान का सप्लाई प्रॉपर लेवल में हो, उसके लिए एक नया रूल है कि हाँ, कोई फॉरेन, मतलब कोई फॉरेन नहीं, कोई अगर बिग कंपनीज किसी किसान के साथ टाई अप करना चाहता है या फिर उनका जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां का जो भी प्रोडक्शन है उसको अगर लेना चाहता है,
तो ये एक मौका न्यू किसान बिल में आया है सर। लेकिन इसमें जो डर है, डर यही है कि अगर वो लोग पैसा देगा तो अगर हक तो नहीं ले लेगा, मतलब इसके लिए गवर्नमेंट को काफी ज्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह का होगा तो फिर कंपनी रूल हो जाएगा, मतलब फिर मार्जिनल फार्मर्स को दिक्कत हो सकता है। इसलिए जो लोग चिल्ला रहा है ना विधानसभा पार्लियामेंट में, आप लोग देख रहे हो कि पार्लियामेंट में किसान बिल को लिए किस तरह का हरकत चल रहा है, पंजाब से लेके एकदम बैंगलोर तक चल रहा है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक। उनको डर इसी बात का है कि अगर कंपनी लेवल में सबको अगर मौका मिल जाएगा तो मे भी हो सकता है कि किसान का जो अपना अधिकार है वो छीन सकता है। ये एक मुश्किल लग रहा है। फिर जो नेसेसिटी प्रोडक्ट है, अगर आपको मैं बताऊं सप्लाई रिलेटेड में, इसीलिए आपको ये सब कहानी बता रहा हूं कि रियल लाइफ एकदम रिसेंट इंडिया में बहुत ज्यादा इसका हलचल चल रहा है, दैट्स वाई मैं शेयर कर रहा हूँ। ऑनियन, राइस, व्हीट, ये जो है मतलब गेहूं, चावल, प्याज, ठीक है, ऑनियन, ये सब प्रोडक्ट ना ऑलवेज नेसेसिटी प्रोडक्ट पे काउंट होता था। तो इसलिए इसके लिए ना इसको ना अलग से कोल्ड स्टोरेज में मतलब इनको ना मतलब स्टोर किया जाता था, इसका प्राइस लेवल का मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन इसका ना इलीगल वे ऑफ यूज हो रहा है, मतलब क्योंकि इसका नेसेसिटी प्रोडक्ट है और जिनके पास स्टोरेज है, जिनके पास गवर्नमेंट लाइसेंस के साथ स्टोरेज है, ये लोग ना जानबूझ के ना प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है। आप लोग होर्डिंग के बारे में सुने हो, होर्ड होर्ड करना, आप लोगों ने सुना क्या? होर्ड करना मतलब जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट को स्टोर करके, मतलब जबरदस्ती उसको ना मार्केट में सप्लाई ना करके उसका प्राइस को इंक्रीज कर देता है, ताकि जब प्राइस इंक्रीज हो जाए तब मार्केट में सेल कर सके। सुने हो आप लोग? ऐसा होता है, देखना हर साल एवरी 2 इयर्स 1 इयर्स के बीच में आप लोग देखना ऑनियन का प्राइस स्काई रॉकेटिंग हो जाता है। इवन लास्ट ईयर ही हुआ था, इसी 2020 में ही हुआ था, 160 170 रुपीज किलो ऑनियन गया था कि नहीं गया था? आइडिया है किसी को? yes, है ना? तो कभी कभी तो नेचुरल रीजन होता है, मैक्सिमम टाइम पे नेचुरल रीजन होता है, बट उसी नेचुरल रीजन को बेस बना के ये होर्डर क्या करते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट लाइसेंस है, इनके पास लाइसेंस है क्योंकि ये सब एसेंशियल्स है, ऑनियन, राइस, व्हीट एसेंशियल्स है, मतलब जो भी एसेंशियल्स है इनको ना ये लोग जानबूझ के, क्योंकि सरकार ने बोला है एसेंशियल्स है, बाढ़ आ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, मतलब ये सब बहाना देके ये लोग और ज्यादा मार्केट में ना रोक लेता है। फिर गवर्नमेंट का भी कुछ प्रॉब्लम है, ये लोग भी प्रॉपर लेवल पे मैनेज नहीं कर पाता, और फिर लोकल एरिया में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर करप्शन चलता है और मार्केट में प्राइस भयंकर रूप लेता है, भयंकर दाम हो जाता है। फिर राइस और व्हीट के केस में गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर लेता है, लेकिन ऑनियन में सब्सिडाइज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑनियन कॉम्पिटिटिवली काफी महंगा है। तो ओवरऑल पूरा पैटर्न एकदम सप्लाई रिलेटेड पैटर्न है, और इसी सप्लाई को मुद्दे नजर मतलब मेन ऑब्जेक्टिव रखते हुए ये जो किसान बिल है, ये किसान बिल में एक चेंजेस आया है। आप लोग ये बिल के बारे में ऑनलाइन सर्च करो, देखो क्या हुआ है, मुझे पूछो क्लास में, सर ये क्या किसान बिल है, ये फार्मर्स बिल में क्या हो सकता है इंडिया में, क्या सच में फार्मिंग सेक्टर्स में रिवोल्यूशन आ जाएगा, क्या सच में यूएस जैसा एग्रीकल्चर या चाइना जैसा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ला देगा इंडिया, क्या सच में इंडियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता जाएगा, बहुत ज्यादा इंडिया अर्निंग रेवेन्यू अर्न करेगा? इट्स टोटल डिपेंड ऑन दी ओवरऑल सप्लाई साइड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो मैं आज आप लोगों को जो बताने वाला हूं, इतना सारा कहानी मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि इट्स अ रिसेंट ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है, इवन मतलब जस्ट 5-4 डेज का बात है। आप लोग खबर रखा करो प्लीज, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का हक है, ये आप लोगों का हक नहीं, यू हैव टू, नहीं तो और क्या मतलब होता है। तो जो भी हो, ये आज जो आपको समझाने वाला हूं ना, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब ये सप्लाई का बढ़ना घटना, इसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेसमैन किस तरह से अपना बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि किस तरह से बिजनेसमैन बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, और सप्लाई कैसे काम करता है इलास्टिक वे में, कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है, यही सब मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आप लोगों से। अच्छा, मैंने बाद में स्नेहाशीष ज्वाइन किया, स्नेहाशीष राम, गुड इवनिंग। स्निग्धा ज्वाइन किया, स्निग्धा आज बहुत लेट ज्वाइन किया, स्निग्धा तू? Yes, sir. Sorry. गुड इवनिंग स्निग्धा। Good evening, sir. Okay. चलो, मेन स्टडी अभी तक शुरू नहीं हुआ, इतना देर से एक मार्केट अपडेशन चल रहा था कि इंडिया में किसान बिल आया है, किसान बिल को लेके बहुत ज्यादा चल रहा है सर पार्लियामेंट में। एक बार आप थोड़ा किसान बिल लिखो गूगल में, यूट्यूब में भर के आपको वीडियोस मिल जाएगा। बट मुद्दा क्या है आपको मैंने बताया, खबर जरूर रखना सर।
बिकॉज इकोनॉमिकल फैक्टर है जो सीरियसली पूरा देश भर में छाया हुआ है, वर्ल्ड बेसिस में इम्पैक्ट देता है और गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर है। तो बिल तो पास हो गया, अब चलो कोई बात नहीं, अब इस बिल को समझना बाद में, बट फिलहाल कुछ किताबी ज्ञान हो जाए जो आपको जरूरी है फॉर योर एग्जाम पर्पस। आई थिंक स्क्रीन शेयर है आप सबके साथ। अच्छा सर, एप्पल और ऑरेंज Yes, देख sir. के एप्पल और ऑरेंज देख रहे हो? Yes, sir. खाने के लिए नहीं है, नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर शो ऑफ, सिर्फ दिखाना है आप लोगों को। कोई बात नहीं, ऑरेंज और एप्पल का कुछ एनालिसिस है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा क्यों ना एप्पल और ऑरेंज को लिया जाए और आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझाया जाए। तो चलो मैथमेटिकली और फॉर्मूला वाइज भी इसको देख लेते हैं एक बार, लेकिन सबसे पहले कुछ मैटर सप्लाई रिलेटेड। क्या है सप्लाई? अच्छा, सप्लाई किस तरह से इकोनॉमी को अफेक्ट करता है? देखो यहीं पर सब कुछ छुपा हुआ होता है सर, ध्यान से देखना, एक एक लाइन आपके लिए कीमती है, एक एक लाइन कीमती है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ईच लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये सब छोड़ो सर, दिस इज जस्ट फॉर्मेलिटीज, आप बस यहाँ से ध्यान रखो। प्राइस इलास्टिसिटी, हाउ डज प्राइस इलास्टिसिटी अफेक्ट सप्लाई? किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस? सबसे पहले तो मैं आपको इलास्टिसिटी बता दूं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बोलो तो? बढ़ना और घटना। बढ़ना घटना समझते हो आप लोग? गार्डर देखे हो? ये गार्डर मतलब सिंपल सर, जो रबर होता है, रबर, जिस रबर को हाथ में लेके आप किस तरह से उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना? तो बेसिकली इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब यही है। आप लोग मेरा बात समझ रहे हो क्या? अगर आपको मैं सिंपल पूछूं कि इलास्टिसिटी क्या है, तो इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब, ये इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब होता है कि जस्ट यूज ए गार्डर। जैसे एक गार्डर आप यूज करते हो, तो गार्डर को ऐसे ऐसे करना, फिर ऐसे छोड़ देना, वो क्या होता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो दिस इज द सिंपल थिंग में इलास्टिसिटी। अब यही देखना है कि यही इलास्टिसिटी मार्केट में कैसे काम करता है, प्रोडक्ट में कैसे काम करता है, कॉमोडिटीज में कैसे काम करता है, और इसको साथ इकोनॉमी का क्या रिलेशन है। ओके, स्पेशली सप्लाई साइड से। स्पेशली सप्लाई साइड मतलब जो कोई भी चीज का सेल करता है, किसी भी चीज का दुकान है, चाहे एप्पल का दुकान हो, चाहे ऑरेंज का दुकान हो, या फिर चाहे मैगी का दुकान हो, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद है, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स जो आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, मोबाइल शॉप हो, कंप्यूटर एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल गुड्स हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी, वर्ड फाइल में थोड़ा नजर देना नोट्स पे। Price elasticity of supply measures the responsiveness to the supply of a good or service after a change in its market price. मतलब प्राइस का थोड़ा सा चेंजेस के कारण, प्राइस का थोड़ा सा, स्क्रीन शेयर होच्छे ना, जस्ट अ मिनट, मैंने भूल गया। प्राइस का थोड़ा चेंज के कारण, देखो प्राइस इलास्टिसिटी एकदम सिंपल लिखा है सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई। इसको रटना नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई ऑफ ए गुड और सर्विस आफ्टर चेंज इन इट्स मार्केट प्राइस। सपोज किसी गुड्स का दाम अभी करेंटली 10 रुपीज है, तो अचानक से उसका दाम 10 से 12 हो गया, तो ये 10 से 12 हो गया। या फिर कि कोई प्रोडक्ट का दाम 1000 है, तो 1000 से प्रोडक्ट का दाम हार्डली 1500 हो गया। तो अगर 1000 से 1500 हो जाता है, या फिर 1500 से 1000 भी हो सकता है, तो किसी प्रोडक्ट का दाम चेंज के कारण उसकी जो रेस्पॉन्सिवनेस है, रेस्पॉन्सिवनेस मतलब वो किस तरह का रेस्पॉन्स कर रहा है, सिंपल। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस टू द सप्लाई ऑफ ए गुड और सर्विस आफ्टर चेंज इन इट्स मार्केट प्राइस। अकॉर्डिंग टू बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी, द सप्लाई ऑफ ए गुडविल इंक्रीज व्हेन, मतलब सप्लाई ऑफ ए गुड, ठीक है, गुड मतलब प्रोडक्ट, गुडविल नहीं सर, सप्लाई गुड मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट का बात चल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट का दाम, if the supply of a good will increase when its price rises, जब दाम बढ़ता है तब सप्लाई बढ़ता है। ये क्यों? जब कोई भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है
तब उसका सप्लाई बढ़ता है। इसका सिंपल रीजन है सर, कोई भी सप्लायर, ये मैंने आपको मैगी थ्योरी में बताया था कि कोई भी दुकानदार नहीं चाहेगा कि वो सस्ता वाला प्रोडक्ट सेल करे, वो ऑलवेज चाहता है कि जो जिसका दाम ज्यादा है वो सेल करे। इसलिए अगर किसी को पूछा जाता है ना कि भाई तुम गोल्ड का सोना का दुकान खोलना चाहोगे या सॉल्ट का, हेलो, आपको क्या लगता है अगर कोई किसी को पूछा जाए कि भाई आप गोल्ड शॉप ओपन करना चाहते हो, गोल्ड शॉप ओपन करना चाहते हो सॉरी, या फिर सॉल्ट का मतलब नमक का दुकान खोलना चाहोगे या फिर सोना का दुकान खोलना चाहोगे? सॉल्ट बेच के सॉल्ट मार्केट से उठाना काफी आसान है, थोड़ा बहुत 1000 रुपीज आपके पास हो जाए तो आप एक सॉल्ट का दुकान बना सकते हो। बट गोल्ड का दुकान ओपन करने के लिए आपके पास मिनिमम 10 से 20 लाख रुपया तो चाहिए, 10 से 20 लाख रुपीज आपको चाहिए, तब जाके आप गोल्ड का शॉप बना सकते हो। बट सॉल्ट के केस में इफ यू हैव ओनली 5000 और 10,000 रुपीज देन यू कैन इजीली स्टार्ट ए स्टोर ऑफ सॉल्ट। बट पॉइंट यही है कि नॉर्मली देखो सिचुएशंस किसके साथ क्या जाएगा वो तो डिपेंड करता है कि भाई किसके पास क्या कैपिटल का फ्लो है, एवरीथिंग। बट नॉर्मली कोई भी दुकानदार हमेशा चाहता है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस हाई है, प्रोडक्ट प्राइस इसका हाई है, प्रोडक्ट प्राइस हाई होगा तो वही प्रोडक्ट वो सेल करना चाहता है, मतलब उसका ही सप्लाई वो पसंद करता है। एकदम सिंपल लॉजिक है। तो यही सिंपल लॉजिक के साथ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा कि सप्लायर के साथ इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन है, मतलब दुकानदार के साथ ये इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। इवन आज आपको मैं ये भी बताऊंगा, एप्पल जो आईफोन बनाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट जो लैपटॉप बनाते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट यूज करता है। मार्केट में एप्पल का फोन को लेके जो एक क्रेजीनेस है ना, एप्पल का क्रेज के बारे में भी आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एप्पल क्या सोचता है। ओके, वेट करना पड़ेगा सर उसके लिए कि एप्पल किस तरह से अपना प्रोडक्ट को मार्केट किया, उसको सप्लाई बनाया, और किस तरह से एप्पल के बारे में, आईफोन के बारे में लोगों के अंदर ये क्रेज हुआ है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट कीजिएगा उसके लिए। बट बिफोर दैट कुछ बेसिक मैटर इलास्टिसिटी रिलेटेड फटाफट देखो। ओके, तो द सप्लाई ऑफ ए गुड विल इंक्रीज व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। मैं जैसे आपको मैं बताया कि जिस प्रोडक्ट का दाम, जैसे ही प्रोडक्ट प्राइस बढ़ता है उसका सप्लाई साइड मतलब सप्लायर उसको सेल करने के लिए ज्यादा मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं। कन्वर्सली द सप्लाई ऑफ ए गुड विल डिक्रीज व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेस। जब दाम कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, मतलब दुकानदार कम दाम में चीज बेचना पसंद नहीं करता। अब करना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि करना पड़ता है बिकॉज सप्लायर ऑलवेज चाहता है कि मैं ज्यादा दाम पे बेचूं, और जो खरीदने वाला है होता है, मतलब डिमांड साइड से अगर देखा जाए, जो कंज्यूमर है वो ऑलवेज चाहते हैं कि मैं कम दाम में खरीदूं। तो सप्लायर के साथ कंज्यूमर का ऑलवेज एक लड़ाई चलता है, सप्लायर वर्सेस कंज्यूमर का जो ये लड़ाई है, ये तो मतलब सर क्या बोले सर, मतलब ऑल टाइम ट्रूथ है ना, इट्स ऑल टाइम ट्रूथ। ये लड़ाई हमेशा चलेगा, तभी तो बार्गेन होता है। दैट्स व्हाई बार्गेन इज अ प्रिवेलिंग सिस्टम इन आवर इकोनॉमी। किस कोई भी कंट्री में चला जाओ, बार्गेन सिस्टम इज ऑलवेज देयर, क्योंकि कंज्यूमर के साथ सप्लायर का ये लड़ाई, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस सिनेरियो। आप लोग अगर कोलकाता में हो तो कोलकाता में अगर आप न्यू मार्केट में कभी जाते हो, दुर्गा पूजा आ रहा है, कोरोना का डर जरूर है, मत जाना। दिस ईयर का मेरा एडवाइस है, मत जाना भीड़ में मार्केटिंग करने, बट नॉर्मल टाइम में जरूर जाना जब थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाए। तो न्यू मार्केट में ना ऐसा करता है कि जो ग्रैंड होटल के नीचे जो दुकान है का पूरा लाइन लगता है, वहाँ टी शर्ट्स वगैरह लड़का लड़की सबके लिए ऐसा करके चिल्लाते, आप लोग सुने होंगे जो लोग कोलकाता के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे 150 पहले तो ऐसे 150 बोलता था, आजकल शायद 200 या 250 बोलता होगा। मैं आपको 5 years बैक का बात कर रहा हूँ। तो वो टी शर्ट वो लोग ऐसे 150 करता है, फिर जो खरीदने जाते हो बोलता है कि वह 100 में नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि आपको 100 में देगा कि नहीं देगा, इट्स डिपेंड। तो ये जो बार्गेन का खेल है जो न्यू मार्केट में बहुत गजब का पता चलता है, एस्प्लैनेड एरिया में। इवन अगर आप नॉर्मल हाथी बगान एरिया है, ये एक अनदर मार्केट है, गोड़ियाहाट इज आल्सो देयर, मतलब शॉपिंग करने का एरिया बता रहा हूँ आपको। अगर कोलकाता में हो या कोलकाता में रहते हो तो गोड़ियाहाट, हाथी बगान एंड एस्प्लैनेड एरिया आप लोगों के लिए शॉपिंग का डेस्टिनेशन है। बट दिस ईयर ऑनलाइन शॉपिंग इज बेस्ट, कुछ नहीं कर सकते जो भी हो। तो कहना क्या है आपको समझ में आया। अब देखो मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि देयर इज आल्सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस मेजर्स हाउ रेस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज अफेक्टेड बाय ए प्राइस चेंज। तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है सप्लाई क्या होगा। ओवरऑल प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच द सप्लाई और डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट चेंजेस बेस्ड ऑन ए गिवन चेंज इन प्राइस। इसके ऊपर एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता सकता हूँ, थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको अभी बता देता हूँ।
ये देखो, इसके लिए एक बहुत ही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये मैं आपको मेरे मैथ से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द responsiveness of the quantity supplied of a good to the change in its price. Elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by the percentage change in its price. इसको अगर थोड़ा मैथमेटिकली दिखा जाए तो परसेंटेज डेल्टा Q बाई परसेंटेज डेल्टा P। इसका मतलब बहुत सिंपल है, या फिर इसको और एक लाइन से भी बताया जा सकता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P। देखो बहुत ध्यान से देखो, एक बार सुनो, लाइफ लॉन्ग के याद रखना, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज कि ये जो है दोनों चीज सेम ही है, ठीक है। कभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए ये आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको मैं एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा कि ये जो परसेंटेज डेल्टा P है, इसका मतलब यही है कि प्राइस चेंज के ऊपर डिपेंड करके सप्लाई में चेंज। सपोज पहले प्राइस चेंज, मानो कि पहले प्राइस था 10 रुपीज, अभी प्राइस चेंज होके हो गया है 12 रुपीज, तो ये 10 से 12 का चेंजेस, ठीक है, ये 20% का चेंजेस है ना। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, परसेंटेज डेल्टा P इक्वल्स टू 20%। सपोज जो प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है कि अगर 10 से 12 होता है तो क्वांटिटी डिमांड, दैट इज परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड डेल्टा Q, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, चेंज। तो प्राइस चेंज के कारण आपके डिमांड में अगर मानो कि 5% का चेंजेस हुआ है, हो सकता है कि 20% दाम में बदला हुआ, दाम चेंज हुआ है 20% और डिमांड चेंज हुआ है 5%, तो ये हो सकता है। तो ये जो चेंजेस होता है, इसको अगर मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली प्रूव किया जाए तो दैट इज सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको एकदम सिंपल फॉर्मूला वाइज बताते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, एक चीज कभी ना भूलना, दैट इज प्राइस क्यों नीचे होता है और सप्लाई क्यों ऊपर होता है, बिकॉज नॉर्मल केस में हम लोग जब भी सप्लाई, मतलब जो दुकानदार होते हैं, अपने आप को एक शॉप ओनर की तरह समझो। जस्ट इमेजिन कि यू आर अ बिजनेसमैन, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो जो प्रोडक्ट आप बेचते हो, तो वो प्रोडक्ट जब आप खरीदने जाते हो ना, तो तब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या बेचने के टाइम पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि किस दाम पे आप बेच रहे हो। तो प्राइस पे ही डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस पे डिपेंड करता है क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई पे प्राइस डिपेंड नहीं करता, उसका अलग रीजन है, होता है सप्लाई पे भी प्राइस डिपेंड कर सकता है, बट मेनली प्राइस के ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है, तभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा। बाकी कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन है कि कभी कभी सप्लाई भी प्राइस को डिटरमाइन कर देता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट इन जनरल प्राइस के ऊपर डिपेंड करके सप्लाई चेंज होता है, दैट्स व्हाई प्राइस नीचे सप्लाई ऊपर। अब चेंज होगा तो डेल्टा Q और डेल्टा P, बस सिंपल है और कुछ नहीं। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन, एग्जाम वाइज लिखने का तरीका, ठीक है। दिस इज एग्जाम ओरिएंटेशन टाइप पे, ठीक है। या फिर एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न होगा तो एमसीक्यू में आपको ऐसा पूछ सकता है, तो नॉलेज रहेगा तो एमसीक्यू में भी या शॉर्ट क्वेश्चंस में नो प्रॉब्लम। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको परसेंटेज दिया नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ सम्स बताऊंगा, तो सम्स में मैं आपको ये सब सॉल्व कराऊंगा कि अगर ये परसेंटेज आपको गिवन है, जैसे मानो कि 20% और 25% दोनों गिवन है, मतलब कितना प्राइस में चेंजेस गिवन है, मानो कि 25% चेंजेस है गिवन है, और क्वांटिटी चेंजेस 20% है, ये भी गिवन है। तो गिवन है तो डायरेक्ट पुट करो, अगर गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। मतलब अगर परसेंटेज चेंज नहीं है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये था कुछ फॉर्मूला वाइज, डेफिनेशन वाइज कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में, सप्लाई किस तरह से डिटरमाइन करके हम लोग आगे चल सकते हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। फ्री मार्केट प्रोड्यूसर, फ्री मार्केट मतलब सर मार्केट में एंट्री एग्जिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मतलब अगर आपका मन हुआ तो आप दुकान लगा दो, अगर किसी और का मन हुआ तो वो भी दुकान लगा सकता है। लाइक वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, फुचका मार्केट, फुचका मतलब पानी पूरी सा, या फिर कोई नॉर्मल ठेला गाड़ी, मतलब ठेला मतलब सर ऐसा होता है ना, छोटा छोटा स्टॉल होता है अपने इंडिया में दिखाई देता है, कहीं डोसा का शॉप, कहीं इडली का शॉप, कहीं झालमुड़ी शॉप, ठीक है, जो पसंद है कर सकते हो। झालमुड़ी चेन बना लो सर, काफी अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं सर। तो ये बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप बता रहा हूँ आपको। बिजनेसमैन जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, वो स्टार्टअप करते हैं, तब धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको
वाव मोमो आप लोग आजकल बहुत ज्यादा देखते हो इंडिया में। वाव मोमो, ओयो रूम बोल के एक होटल चेन बना है, ठीक है, ओयो रूम। तो ये जो वाव मोमो, ओयो रूम, ये सब न्यू वेंचर है सर, न्यू स्टार्टअप है। ये किस तरह से सप्लाई को मेजर किया, किस तरह से इलास्टिसिटी को मेजर किया, और फिर उसके बाद मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अभी तो मतलब गली चौराहे में पहुंच गया सर, आपके घर के सामने पे मिल जाएगा। पहले कुछ स्पेशल स्टोर्स होता था, कोई शॉपिंग मॉल के अंदर होता था, आजकल तो सर वाव मोमो घर घर के सामने मिल रहा है। तो बिग चेन, मोमो चेन, कोलकाता का ही एक लड़का है, समथिंग अमित अग्रवाल नाम है मोमो का जो ओनर है वाव मोमो का। वाव मोमो का इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया, अपना दादी का कॉन्सेप्ट लिया, दादी से सीखा था। तो इन्होंने सोचा कि अगर मतलब यूरोपियंस आके, मतलब स्पेशली यूएस का कंपनीज लाइक डोमिनोज, क्या बोलते हैं वो बर्गर बेचने वाला, डोमिनोज का ही तो बर्गर फेमस है, तो बोलता है कि अगर डोमिनोज या पिज्जा हट आके पाव रोटी बेच सकता है तो हम लोग मोमो नहीं बेच सकता क्या उनके कंट्री में जाके। आप बात समझ रहे हो? ये जो पिज्जा हट, आपका डोमिनोज, ये लोग क्या बेचता है? बेसिकली पाव रोटी बेचता है। तो पिज्जा क्या है सर? ब्रेड ही तो है, पाव ही तो है। तो उनका एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बोलते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर आके पाव बेच सकता है तो क्या हम लोग उनके कंट्री में जाके, तो क्या हम लोग उनके कंट्री में जाके मोमो नहीं बेच सकता? सिंपल थिंग। ओके तो आगे आगे का मैटर देखो। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई। तो इलस्ट्रेट सपोज, तो देखो कुछ पॉइंट्स, इकोनॉमिस्ट रेफर, तो एंटरप्रेन्योर क्या कहता है, since profits are मतलब in a free market producers compete with each other for profits, since profits are never constant across time or across different goods। प्रॉफिट कांस्टेंट नहीं होता, आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मेरा हर साल एक ही प्रॉफिट आता है या हर मंथ में सेम प्रॉफिट कमाता हूँ। एंटरप्रेन्योर हो गए तो आप कभी फिक्स्ड इनकम करोगे, तो आप जॉब कर लो सर, जॉब में फिक्स्ड इनकम है, ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के केस में आपको फिक्स्ड इनकम नहीं दिखेगा। और इकोनॉमी सर, जो जॉब पर्सन होते हैं वो इकोनॉमी का पार्ट है, बट इकोनॉमी को रन नहीं कराते। इकोनॉमी का पार्ट ऑब्वियसली सैलरीड पर्सन है, बट दे आर नॉट द रनर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को रन कराते हैं सर कुछ एंटरप्रेन्योर्स, जैसे कि अंबानी, यू ऑल नो देम, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, मतलब दे आर द बिग नेम। आजकल का कुछ नया नाम भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर खेल क्या है, in a free market, producers compete with each other for profits. Since the profits are never constant across time or across different goods, entrepreneurs shift resources and labor efforts towards those goods that are more profitable. मतलब जो profitable ज़्यादा है, entrepreneur वही चीज़ ज़्यादा बेचना पसंद करता है, and away from those goods that are less profitable. This causes an increase in the supply of highly valued goods and decrease in the supply of less valued goods. Economist क्या कहता है? Tendency for price and quantity supplied to be related to the law of supply. To illustrate, suppose that consumers begin demanding more oranges. चलो ऑरेंज और एप्पल आ गया सर मार्केट, मुझे ही बोलना था। Suppose that consumers begin demanding more oranges, मतलब कंज्यूमर मतलब हम आप जैसे लोग, इनको ज्यादा ऑरेंज पसंद आ गया, एंड फ्यूअर एप्पल्स, हमें एप्पल पसंद कम आ रहा है। तो देयर आर मोर डॉलर्स bidding for oranges and fewer for apples, which causes orange price to rise and apple price to ड्रॉप। मतलब अगर आपको मैं थोड़ा पिक्चराइज कराऊं तो पिक्चराइज कुछ सिंपल है, मतलब अचानक से ऐसा कुछ पता चला कि जैसे मानो करंट सिनारियो में आपको बता रहा हूं, एकदम करंट सिनारियो में, कि ऑरेंज खाने से, मतलब सॉरी, ऑरेंज लेने से, टेक ऑरेंज, कोविड विल गॉन, कोविड विल गॉन, मतलब कोरोना चला जाएगा, क्योंकि ऑरेंज में कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स है, कुछ ऐसा कुछ मतलब क्या बोले सर, मिनरल्स है जो एंटी कोविड टाइप का है, ऐसा कुछ मार्केट में खबर निकला। तो अचानक से कंज्यूमर क्या पसंद करेगा, क्या लगता है मार्केट में ऑरेंज का क्या होने वाला है? जैसे एक दवाई है ना सर, वो होम्योपैथी में एक दवा है सर, इंडिया में बहुत मार्केट कर लिया, दैट इज आर्सेनिक एल्बम। नाम सुने हो क्या? ये आर्सेनिक एल्बम इसी तरह का, कोविड-19 के बोला पहले कि आर्सेनिक एल्बम लेने से कोरोना नहीं आता, तो लोग जाके दुकान में जाके ये आर्सेनिक एल्बम लेके आया। फिर बाद में पता चला ये कोरोना को नहीं हटाता,
बट इट्स जस्ट अ इम्यूनिटी बूस्टर। तो ऐसा ही कुछ खबर आ गया कि ऑरेंज इम्यूनिटी बूस्टर है कंपेयर टू एप्पल। तो आपको क्या लगता है मार्केट में किसका सप्लाई बढ़ने वाला है, मतलब डिमांड जिसका होने वाला है उसी का सप्लाई बढ़ने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज का मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगा कंपेयर टू एप्पल। तो ऑरेंज का सप्लाई को बढ़ाते हैं ना, क्योंकि ऑरेंज सप्लाई करने में सुविधा क्या है, ज्यादा प्राइस मिलेगा, ठीक है, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा और डिमांड क्रिएट होने से ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सप्लाई में कमती आएगा, लेकिन क्या है ना, लोगों का डिमांड भी होगा तो लोग ज्यादा यही चीज लेना चाहेगा। और एप्पल का जो कस्टमर था वो भी एप्पल के बदले, मतलब अगर 1 kg एप्पल लेता था और 1 kg ऑरेंज लेता था, अभी क्या करेगा 2 kg ऑरेंज में शिफ्ट हो जाएगा, 2 kg ऑरेंज में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज का सप्लाई भी बढ़ रहा है और प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है और साथ में मार्केट भी इसका बढ़ रहा है। एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ, ये तो नॉर्मल ठेला वाला भी समझते हैं, जो रस्ते में रोड साइड में ठेला लगाता है ना, दे ऑल्सो नो कि किस टाइम पे कौन सा चीज चलता है, किसका सेल करने में ज्यादा मुनाफा होगा। एकदम हार्डकोर रियल लाइफ सिस्टम है ये सब, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा रियलिटी में झांकना सर, तो आपको भी ना ये किताबी ज्ञान ना किताबी चीजें नहीं लगेगा, मतलब जो बुक्स में आप देखते हो ना आपको लगता है कि बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ बुकिश वाला मैटर नहीं है, सब रियल लाइफ है। बस आपको ना इसके अंदर लाइफ ढूंढना होगा, ठीक है। यू जस्ट नीड टू फाइंड द लाइफ फ्रॉम दिस लाइंस। ओके, तो एप्पल का फीवर सप्लाई होगा, देयर आर मोर डॉलर्स बिडिंग फॉर ऑरेंजेस एंड फीवर फॉर एप्पल्स व्हिच कॉजेस ऑरेंज प्राइस टू राइज एंड एप्पल प्राइस टू ड्रॉप। किस तरह से एप्पल का दाम मार्केट में कम हुआ और ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया, आपने देखा। प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट seeing the shift in demand decide to grow more oranges and fewer apples because it can result in higher profits. There are 5 types of price elasticity of supply including perfectly elastic, relatively elastic, inelastic, unit elastic and perfectly and relatively elastic. तो चलो यही सब मैटर पे डिस्कस करेंगे, कुछ ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। That is an example of each of the 5 elasticity of supply curves. तो चलो मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स भी रेडी रखा, लेकिन उससे पहले थोड़ा डेफिनेशंस एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस तो आप लोग देखोगे ही, लेकिन साथ में कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करने वाला हूँ। कहीं मत जाइएगा, लास्ट में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का कहानी भी बाकी रहेगा, तो कंसंट्रेशन बरकरार। अच्छा, इसके मिंदा टाइम में एक बार पूछना चाहता हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना, कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लीज बता दीजिएगा। Yes or no? Yes sir. Okay, ठीक है सर। ओके, तो चलो थोड़ा मैट में देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसका ना कुछ इलास्टिसिटी कैसे मेजर होता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बट अभी मैं थोड़ा स्किप करता हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि इलास्टिसिटी कैसे प्रूव होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डेरिवेटिव भी आपको सिखाने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा, ज्यादा तो आप मैम के पास सीखोगे क्योंकि मैम मैथ कराते हैं, जिनका मैथ्स का पेपर है वो मैम के पास मैथ्स में सीखना डेरिवेटिव, बट मैं आज आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आपको मैं इकोनॉमिकली कनेक्ट करा सकूं। तो मैथमेटिकली भी आपको मैं बताऊंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे मेजर होता है, बट बिफोर दैट आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि कितना टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होता है और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको मैं कैसे दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? यस। तो अब ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, बहुत ध्यान से देखना कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। सबसे पहले देखो, बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना, मतलब ये जो सप्लाई का बढ़ना और घटना, मतलब सप्लाई जो बढ़ता है, इंक्रीज भी होता है सप्लाई एंड डिक्रीज भी होता है सप्लाई, इसके ऊपर डिपेंड करके ना इलास्टिसिटी का भी टाइप होता है, इलास्टिसिटी का भी टाइप होता है। तो एक होता है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये जो टॉपिक मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये मैं डिमांड में भी आपको सिखाने वाला हूँ। जिनका डिमांड हो गया है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं किया उसको बाद में बताने वाला हूँ मैं, लेकिन जिन्होंने किया है उनको पता है कि ये डिमांड में भी ऐसा होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ
परफेक्टली इलास्टिक दैट इज इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये कब होता है और क्या सच में ऐसा होता है? चलो देखते हैं सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। इट इज अ सिचुएशन इन विच सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज। कमोडिटी का सप्लाई कंटिन्यूअसली चेंज होता है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। मतलब चाहे प्रोडक्ट का दाम चेंज हो ना हो, उसका सप्लाई में कंटिन्यूअस चेंजेस होता है, चाहे वो अप हो चाहे डाउन हो। इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व द सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस। सप्लाई कर्व कैसे देखने में होता है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल होता है। मैं आपको दिखाता हूं ये कैसा होता है हॉरिजॉन्टल पैरेलल। चलो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी देख लो। हॉरिजॉन्टल पैरेलल, तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। एक एक पॉइंट कह के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। बिना ग्राफ का इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं है, और ग्राफ कोई मगअप करने वाला चीज नहीं है। इट्स अ प्योर अंडरस्टैंडिंग सर। आप लोग कभी देखते हो ना, ये आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में प्लेयर का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा देता है। जब भी कोई बैट्समैन खेलने के लिए आता है ना, तो बैट्समैन का या बॉलर का एक टैब्यूलर फॉर्मेट में डेटा आता है, और उसके साथ साथ उसका ग्राफिकल चार्ट भी आता है। वो बेसिकली इकोनॉमिकल पैटर्न को ही फॉलो करके बनाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स से ये ग्राफ चार्ट से डरना नहीं है। दिस इज अ प्योर डेटा एनालिसिस। इसको क्या कहते हैं जानते हो? इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। ये आजकल एक बहुत फेमस कोर्स है सर। क्या है ना, हम लोग बहुत केस में समझ ही नहीं पाते कि ये सब हम लोग बचपन से सीखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ना, अगर कोई बोलता है 1 लाख कोर्स फीस के साथ डेटा एनालिसिस का कोर्स करो तो आपको 50,000 का जॉब मिलेगा, तब आपको लगता है अच्छा अब सीखना चाहिए। मतलब जब तक हमें प्रॉफिट मतलब पैसा नहीं मिलता तब तक हम कुछ भी सीखना पसंद नहीं करते। लेकिन जब हमारा टीचर हमें बताते हैं कि बाबू पढ़ ले सप्लाई के अंदर डेटा एनालिसिस कर ले, लेकिन वो बताता नहीं है डेटा एनालिसिस, वो सिंपल बोलता है ग्राफ करना पड़ेगा, ग्राफ याद करना पड़ेगा, तो हम लोग डर जाते हैं। एग्जैक्टली ये डरने वाला चीज है नहीं, बेसिकली एनालिसिस है। तो देखो ये डेटा को एनालिसिस करना है थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी परफेक्ट इलास्टिक कब जब होता है, जब इलास्टिसिटी परफेक्ट इलास्टिक होता है तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो देखो ग्राफ को मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ये येलो लाइन जो दिख रहे हो ना, ये येलो लाइन क्या है? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट है। मैं समझाता हूँ आपको क्यों इनफाइनाइट है। क्योंकि मैंने आपको अभी एक चीज बताया, दिस इज एक्स एक्सिस। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस आता है, इधर वाई एक्सिस आता है, एंड दिस इज ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन पार्ट, मतलब यहाँ से मेनली माना जाता है कि ग्राफ का ओरिजिन एरिया है। तो ये है आपका सप्लाई कर्व। नॉर्मल सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग होता है, बट जब परफेक्ट इलास्टिक होता है ना, तब उस केस में ऐसा नहीं होता। तो ये एक हॉरिजॉन्टल कर्व है। क्यों है? जस्ट अ मिनट, ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, अभी समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको अभी क्या बताया, इट इज अ सिचुएशंस इन विच सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। अब देख रहे हो एक चीज, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, प्राइस का चेंजेस नहीं होगा, बट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी पे चेंजेस आएगा। कंटिन्यूअसली चेंज होगा सर, देखा आपने? कंटिन्यूअस चेंज विदाउट चेंज इन प्राइस। तो जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे ना, जब आपको इसका डेटा एनालिसिस करने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या ध्यान देना है कि भाई इसमें तो प्राइस चेंजेस ही नहीं होगा, लेकिन सप्लाई चेंज होता जाएगा। तो ये क्वांटिटी साइड है ना, ये देखो दिस इज ए क्वांटिटी साइड। तो प्राइस में कहीं भी प्राइस हो सकता है, प्राइस के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपका सप्लाई कभी 10 क्वांटिटी था, कभी 20 क्वांटिटी है, कभी 30 क्वांटिटी है, कभी 40 क्वांटिटी है, कांस्टेंट चेंज, कभी 50। इवन ऐसा भी हो सकता है कभी 50 से 40 हो रहा है, 30 हो रहा है, लेकिन प्राइस इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये बढ़े जा रहा है। तो इनफाइनाइट है, बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, नॉर्मली बढ़ने की तरह भी ज्यादा सोचा जा रहा है कि जब प्राइस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन से प्रोडक्ट के केस में होता है? ये नॉर्मली ना रियल लाइफ में मिलता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया परफेक्टली इलास्टिक का। आप देख पा रहे हो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई।
द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई फॉर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज इनफाइनाइट, आपने देखा इनफाइनाइट होता है, but the supply quantity supplied is unlimited at a given price, but no quantity can be supplied at any other price. There are virtually no real world example. ऐसा सच में नहीं होता, because where even a small change in price would disallow. मतलब अगर एक थोड़ा सा प्राइस चेंज भी कहीं पर होता है ना, तो वो भी प्रोडक्ट मार्केट में सप्लायर को सिंगल प्रोडक्ट में भी उसमें दिक्कत होता है। मतलब ऐसा कब होता है कि प्राइस चेंज हो ना हो सप्लाई चेंज होता जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है क्या कि प्रोडक्ट में प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब प्राइस चेंज प्रोडक्ट को इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, बट सप्लाई चेंजेस होते ही जा रहा है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा बहुत रियल लाइफ में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मिले तो आप मुझे जरूर बताना कि सर इसमें प्राइस चेंज नहीं हुआ और सप्लाई उसका कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है। ऐसा अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे भी मिल जाए तो मैं आपको बताऊंगा। सीरियसली ये सब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में देखने वाला है। सर बाकी चीज देख लेते हैं ना, तो आपको भी कनेक्शन करने में मौका हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम चिंता का बात नहीं है। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, आपको समझ में आया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। मैं आपको मेजर करना सिखाऊंगा, डोंट वरी, कि कैसे इलास्टिसिटी मेजर होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो 1 एक से ज्यादा कब होता है, एक से कम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, चिंता का कोई बात नहीं है। लेकिन पहले आप देख लो कि जब एक से ज्यादा होगा तब उसको क्या कहते हैं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट का मतलब होता है 1, समझ में आ रहा है ना, यूनिट का मतलब होता है 1। जब एक से ज्यादा आपका सप्लाई हो, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को 1 से डिनोट किया जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी चाहे डिमांड का इलास्टिसिटी करो, एक रफ वर्क में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज योर वेट, आपका वेट कितना है विश्वजीत, वेट कितना है? कोई भी बताओ, स्नेहाशीष, स्नेहाशीष जोधपुर बता। 64। 64। विश्वजीत बार बार कनेक्शन आउट हो जा रहा है। ओके ठीक है, तो स्नेहाशीष ने बताया, जोधपुर स्नेहाशीष, कि स्नेहाशीष का वजन है 64, ठीक है। तो 64 क्या है, 64 वाट, 64 ग्राम, 64 हेक्टर, 64 लीटर, क्या है तेरा वजन? सर केजी। 64 केजी, एग्जैक्टली। तो ये क्या आपने बोला तो ये यूनिट है इसका, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, इसको ऑलवेज 1 से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है? 1 इज द मेजरिंग यूनिट। मतलब अगर 1 से कम हो तो लेस देन यूनिटरी, अगर 1 से ज्यादा हो तो मोर देन यूनिटरी, लेस देन 1 हो तो लेस देन यूनिटरी, ग्रेटर देन 1 हो तो मोर देन यूनिटरी, इक्वल्स 1 हो तो यूनिट इलास्टिक। बात समझ रहे हो? ये बेसिकली मेजरमेंट यूनिट है और कुछ नहीं। मतलब हर चीज का मेजर करने का एक तरीका होता है। आपका वजन को मैं 64 लीटर भी बोल सकता था, ठीक। ऐसे तो केजी से लीटर में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन क्या वो तरीका अपनाया जाता है? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके घर में आप जो टेबल में अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपके सामने एक पानी का बॉटल होगा, तो पानी का बॉटल में कितना पानी है? क्या आप बोलते हो 1 केजी पानी है? आप बोलते हो 1 लीटर पानी है। तो ये लीटर क्या है, उसको मेजर करने का एक प्रैक्टिस है। इन द सिमिलर फैशन, मतलब ये मन में सवाल आता है स्टूडेंट्स का, मेरा तो आता था स्टूडेंट्स लाइफ में, कि भाई इलास्टिसिटी 1 क्यों है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को 1 क्यों बोला जा रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 1 या 1 से ज्यादा क्यों डिनोट करता है। जितना मन में क्वेश्चंस आता है ना, उतना जानना कि आप कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हो। अगर माइंड में क्वेश्चन अराइज नहीं होता है ना, इसका मतलब आपका सीखना बेकार है। स्टूडेंट कितना अच्छा आंसर करता है इससे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना अच्छा लाइफ में बनेगा। जिसके मन में क्वेश्चंस है उसके मन में प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है वही लाइफ में कुछ करता है। सिंपल फंडा है, ठीक है। आओ सिखाओ ये अंडे का फंडा, ठीक है। सक्सेस का फंडा ही है। अगर इफ यू हैव अ क्वेश्चंस इन योर माइंड एंड देन यू मस्ट फाइंड दैट दोज आंसर, और जैसे ही आप जवाब ढूंढने निकलते हो ना, तो आप लाइफ में कुछ कर बैठते हो। इसलिए ऑलवेज क्वेश्चंस करो और उसका आंसर ढूंढो। हो सकता है कभी ना भी मिल सकता है, बट कभी ना कभी जरूर मिलेगा। दैट इज द फंडा ऑफ KSD स्क्वायर।
ये KSG का मतलब क्या है बोलो तो? नॉलेज सीकर, गेनर एंड गिवर। मैं बेसिकली यही कॉन्सेप्ट के साथ सीकर एंड नॉलेज सीकर, गेनर एंड गिवर, यही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था, तो क्यों ना मैं सोचा कि ठीक है मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मैं KSG स्क्वायर रख देता हूँ। तो दैट इज नॉलेज सीकर्स, गेनर्स एंड गिवर्स। एंड सीकर का मतलब होता है ट्रूथ सीकर, जो ऑलवेज सच ढूंढता रहता है, मतलब मन में बहुत सवाल है, ठीक है, जो भी हो सर, और कुछ नहीं, बस ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो इलास्टिसिटी 1 क्यों है या 1 से ज्यादा क्यों है, ये 1 ही क्यों कहते हैं, 5 क्यों नहीं, ठीक है। जैसे आपका वजन केजी में ही क्यों है, लीटर में क्यों नहीं, सवाल कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। कुछ चीजें एज पर प्रैक्टिस होते हैं सर, समथिंग इज एज पर प्रैक्टिस। जैसे गाड़ी चलाने के टाइम पे इंडिया में गाड़ी किस तरफ से चला जाता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड से, मतलब जो ड्राइवर होता है वो किस तरफ बैठते हैं? इन आवर कंट्री ड्राइवर किस तरफ बैठते हैं गाड़ी का? हाँ, राइट साइड से। ड्राइवर राइट साइड में बैठता है, स्टीयरिंग इधर होता है ना। और लेकिन गाड़ी को जब चला जाता है रोड में, तो गाड़ी को नॉर्मली अगर किसी को ओवरटेक नहीं करना है तो किस तरह से जाया जाता है, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। अब अगर हाँ बोलो, गाड़ी नॉर्मली लेफ्ट से चला जाता है। हाँ, गाड़ी नॉर्मली लेफ्ट से चला जाता है, लेकिन ड्राइवर राइट में बैठता है। लेकिन अगर आप यूएस चले जाओ या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में भी चले जाओ, वहां पर ड्राइवर बैठते हैं लेफ्ट में, ड्राइवर का सीट लेफ्ट में होता है और गाड़ी राइट से चला जाता है। आप लोगों ने हॉलीवुड मूवी देखो, पता चल जाएगा, ऐसा होता है क्या, ऑब्जर्व किया क्या कभी? यस सर। है ना, तो क्यों है, व्हाई? ये प्रैक्टिस है सर, दिस जस्ट अ प्रैक्टिस। कुछ चीजें हैबिचुएट है, कुछ चीजें हैबिचुएट होते हैं। तो सिमिलरली मतलब ये 1 क्यों है, अगर आप ये ढूंढने निकलो तो उसका आंसर मैं आपको देने का कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं। मन में सवाल तो आता है सर, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल मतलब क्या बताऊं सर, कुछ चीजें प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। आपको कुछ इन्वेंट करना आ जाए तो आप भी करना, तो फिर आप लोग भी आइजैक न्यूटन या आइंस्टाइन के जैसा हो जाओगे, या फिर जगदीश चंद्र बोस बन जाओगे, ठीक है, या सत्येंद्रनाथ बोस बन जाओगे, फेमस साइंटिस्ट, पता तो है ना सर। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जितना आइंस्टाइन और न्यूटन को जो समझ मतलब नाम लेते हैं, उतना बार अगर हम जगदीश चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो अच्छा लगता है सर। किसी को पता है हुई इज जगदीश चंद्र बोस, हुई सत्येंद्रनाथ बोस, हुई सीवी रमन, कोई आइडिया है आप लोगों को? सर पेड़ का लाइफ, द प्लांट्स हैव अ लाइफ, ये प्रूव किया था जगदीश चंद्र बोस ने। सत्येंद्रनाथ बोस जो थे वो सर एटॉमिक पावर के अंदर जो ये होता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो खेल होता है, उसमें एक होल होता है, तो उसके ऊपर एक थ्योरी है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, जो यूनिवर्स में एक होल है उसका एक थ्योरी है, वो सत्येंद्रनाथ बोस ने बनाया था। तो काफी फेमस साइंटिस्ट अपने इंडिया से ही है सर, बट हम लोग ऑलवेज आइंस्टाइन और न्यूटन का ही बात करते रहते हैं। आई डोंट नो भाई, ये एक हम लोग का एक कल्चर बन चुका है कि फॉरेनर ज्यादा अच्छा है, हम लोग कम अच्छा, बट हम किसी से कम नहीं। ओके, तो चलो सर, नो इशू। तो मुझे बस जो समझाना था मैं आपको समझा दिया, बाकी जो पॉइंट्स है उसमें फटाफट नज़र डाल लेते हैं। सर आप ना कभी कभी कहाँ कहाँ लेके चल जाते हैं सर, क्या है ना, कभी कभी ना रास्ते में गाड़ी चलता है ना, तो बीच में रुकने का मन करता है, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, फिर अच्छा लगता है ना गाड़ी चलाने में। तो लाइक काइंड ऑफ दैट, लॉन्ग ड्राइव में जब निकल रहे हैं सर हम लोग, तो थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में चाय पानी पी लेते हैं सर, कुछ इधर उधर का बातें करके। तो चलो चाय पानी पी लिया हम लोगों ने, अब फिर से ट्रैक में आ जाते हैं। ट्रैक में सेकेंड पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ, चलो देखते हैं लाइन में कौन है। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, मतलब अभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1 कब होता है, सिंपल मैथ्स है सर, मोर देन 1 कब होता है, उसका सिंपल मैथ्स है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन बाय व्हिच percentage of change in supply of a commodity is higher than percentage change in price. That means
चेंज इन प्राइस है 10%, मतलब दाम में चेंजेस हुआ है, दाम में परिवर्तन ओनली 10%, बट सप्लाई में परिवर्तन 20%। दाम 10% में बदला सर, लेकिन सप्लाई 20% में बदला, तो 20/10 होगा, इलास्टिसिटी 2 होगा। सर कैसे हो गया? अरे सर सिंपल है, मैंने आपको सुबह सुबह सिखाया था, सुबह सुबह इन द सेंस वेरी अर्ली ऑफ आवर क्लास में, वेरी अर्ली क्लास में, आज का ही क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला में मैंने आपको ये सिखाया था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज डेल्टा, डेल्टा इन द सेंस चेंज, परसेंटेज डेल्टा क्यू बाय परसेंटेज, सॉरी क्यू नहीं सर, ये हाँ क्यू बोल सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो प्राइस पे डिपेंड करता है ना क्वांटिटी का चेंज, तो यहाँ पर चेंजेस क्या बताया, प्राइस पे चेंज 10% एंड क्वांटिटी पे चेंज 20%। मैंने आपको एकदम वेरी अर्ली में बताया था कि प्राइस नीचे होता है, क्वांटिटी ऊपर होता है, दैट मींस अगर आप न्यूमरेटर में आप 20 दे रहे हो तो डिनोमिनेटर में 10% देना पड़ेगा, बिकॉज प्राइस पे डिपेंड करता है क्वांटिटी सप्लाइड कितना होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई, तो ये 20/10 मतलब कितना 2, और 2 मतलब ग्रेटर देन 1, 2 मतलब ग्रेटर देन 1 या फिर मोर देन 1। अब देखेंगे कि ये मोर देन 1 वाला सिचुएशंस कौन सा प्रोडक्ट के केस में होता है, इसका एग्जांपल मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, और इसका ग्राफ कैसा होता है। तो पहले ग्राफ देख लेते हैं, पहले ग्राफ, ठीक है, पहले ग्राफ, तो पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं कि इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा। चलो मैं आपको मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का सप्लाई का ग्राफ बता रहा हूं। तो मोर देन यूनिट इलास्टिक के केस में आपका सप्लाई कर्व देखने में कैसा होगा, लेकिन इस केस में प्राइस चेंजेस है तो आपको प्राइस दिखाना पड़ेगा सर। दिस इज द ओरिजिन एरिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। तो प्राइस में चेंजेस है, एक प्राइस इधर दिखाओ, एक प्राइस यहाँ दिखाओ, तो प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी में भी चेंजेस है, तो एक क्वांटिटी इधर शो करो, एक क्वांटिटी इधर शो करो। प्राइस में इधर P शो करो, इधर P1 शो करो, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो सर, नजर हटा दुर्घटना घटा, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो Q P से P1 एंड Q से Q1, ठीक है, P से P1 एंड Q से Q1। ये P मतलब सर प्राइस, ये 10% है, P का प्राइस मतलब 10% का चेंजेस का बात कर रहा है। मतलब अगर मानो प्राइस पहले 100 था, P इक्वल्स टू अगर पहले 100 था तो अभी 110 हुआ है, तो चेंजेस कितने का 10%। मैं थोड़ा इंक्रीज में दिखा रहा हूँ, ठीक है, इट्स 10% चेंज। बट जितना प्राइस में चेंजेस है उससे ऊपर डिपेंड करके क्वांटिटी चेंजेस थोड़ा ज्यादा है, ये 10% है तो ये 20% है। तो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, जब प्राइस कम हुआ करता था तो आपका सप्लाई कम हुआ करता था। क्यों सप्लाई कम क्यों होता है? प्राइस जब कम होता है तब सप्लाई कम होता है, बिकॉज सप्लायर हमेशा हाई रेट में बेचना पसंद करता है। कोई भी दुकानदार 100 रुपए में बेचना पसंद करेगा या 110 में बेचना पसंद करेगा? प्लीज टेल मी। अगर आप दुकानदार होंगे तो 100 में बेचोगे या 110 में बेचोगे, किसमें ज्यादा पसंद करोगे? 110। थैंक यू। दुकानदार हमेशा ज्यादा दाम में बेचना पसंद करता है, इसलिए जब आपका प्राइस 100 था तब आप क्वांटिटी सप्लाइड कितना करते थे? क्यू मतलब मान के चलो 10 क्वांटिटी। अभी आपका प्राइस 110 हुआ है तो आपका सप्लाई कितना करना चाहोगे? 20 क्वांटिटी। जस्ट से फॉर एग्जांपल आपका चेंजेस का एरिया यहाँ पर शुभ बोल दिया है सम्स में 20%। तो बेसिकली आपका सप्लाई ग्राफ कैसा होगा? ये सर सप्लाई ग्राफ देखने में कुछ ऐसा होता है सर। ये बस इस पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, जस्ट इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। सप्लाई ग्राफ, दिस इज सप्लाई ग्राफ, ये अपवर्ड राइजिंग होता है, अपवर्ड राइजिंग है। और यहाँ पर मोर देन 1 क्यों हुआ आपको पता चल गया? बिकॉज आपने यहाँ पर जो इक्वेशन यूज किया जिसमें 20% ऊपर है एंड 10% नीचे है, मतलब डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड बाय डेल्टा प्राइस इक्वल्स टू 2 है। तो दैट्स व्हाई ये आपका क्या ग्राफ बन गया सर? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। तो डेल्टा Q ग्रेटर देन डेल्टा P, दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं QQ1 को जो डिफरेंस है, ये जो एरिया है QQ1 का, QQ1 ग्रेटर देन PP1। अरे सर आप लोग बचपन में थ्योरम करते थे 10th लेवल में, आपके बोर्ड एग्जाम में आपने काफी सारा थ्योरम किया, उसी थ्योरम का इकोनॉमिकल एप्लीकेशन है, डेटा एनालिसिस है।
ये Q1 का जो एरिया है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एरिया ज्यादा बड़ा है कॉम्पेयर टू दिस एरिया। देखो यहाँ पर एरिया बड़ा है कि नहीं है? हेलो, मतलब आपका क्वांटिटी चेंज से आपका प्राइस चेंज का एरिया कम है कि नहीं है? प्लीज टेल मी, है ना सर? Yes. तो दैट्स वाई ये Q1 एंड P1 आपका ग्रेटर देन है, क्वांटिटी आपका ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा कर रहे हो कंपेयर टू प्राइस चेंज के हिसाब से। तो दैट्स वाई ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है सर? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका सप्लाई का आप देखो, जब हॉरिजॉन्टल हुआ था, ये सप्लाई का आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ है, ये ट्रेडिशनल अपवर्ड स्लोपिंग हुआ है, ट्रेडिशनल अपवर्ड स्लोपिंग। चलो कुछ और पॉइंट में बात करते हैं। अच्छा सर, ये तो नहीं बताया आप कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? ओके चलो मैं देखता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल इसका मुझे डिस्कवर हुआ कि नहीं। ये मोर देन इलास्टिक है, ये देखो ये वाला एकदम सही एग्जाम्पल है। देखो क्या एग्जाम्पल दिख रहा है? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, इसको और एक नाम भी कहा जाता है, मोर देन यूनिट इलास्टिक को रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्राइस इलास्टिक सप्लाई ग्रेटर देन 1 मींस, प्राइस इलास्टिक सप्लाई ग्रेटर देन 1 मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक where the quantity supplied changes by a larger percentage than the price change। मैंने आपको अभी बताया, an example would be a product that is easy to make and distribute जो बनाना आसान है एंड डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है। ये यहाँ पर एक एग्जांपल है फिजेट स्पिनर। ये फिजेट स्पिनर काइंड ऑफ वो लट्टू होता है सर, आप लोग इसको समझते हो? फिजेट स्पिनर समझते हो क्या? एक तरह का गेम है वो, आप लोग यूज करते हो बचपन से, आप लोग जानते हो इसको। चलो मैं आपको दिखाता हूँ फिजेट स्पिनर कैसा दिखने में होता है। ये चीज देखे हो क्या? इट्स अ टाइप ऑफ गेम। हेलो, ये सर गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, स्पिनर बेसिकली, स्पिनर। हाँ स्पिनर, वेरी गुड सर। तो बेसिकली एक तरह का टॉयज है ना? ये एक तरह का टॉयज है। इस तरह का केस में ये बनाना काफी आसान होता है। ठीक है, इसका मतलब काफी मल्टीपल में ये बन सकता है। ठीक है, और इसका मतलब ये कोई भी टॉयज हो, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, इसका मार्केट सिनेरियो यही बताता है सर कि एग्जांपल वुड बी परफेक्ट इलास्टिक होता है, मोर देन इलास्टिक होता है। रीजंस टू द रिसोर्स टू मेक एडिशनल स्पिनर्स आर रेडीली अवेलेबल एंड द टोटल कॉस्ट वुड बी मिनिमल। मतलब इसका जो बनाने का खर्चा होता है ना, वो काफी कम होता है टू रैम प्रोडक्शन अप और डाउन। मतलब जरूरत के हिसाब से इसका प्रोडक्शन अप डाउन कराना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या होता है ना, कभी मार्केट में खिलौना का थोड़ा सप्लाई बढ़ जाता है, कभी कम हो जाते हैं, तो इस केस में इसका परसेंटेज प्राइस चेंज ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इसका सप्लाई चेंजेस बढ़ जाता है। अगर 10% भी प्राइस बढ़ाते हो ना कोई, मतलब पहले 100 दाम था, पहले मानो कि एक स्पिनर का दाम 100 था, अभी 100 से 110 हो गया, लेकिन या फिर पहले 100 था, 110 था, अभी 100 हो रहा है, लेकिन इसका क्वांटिटी सप्लाइड में थोड़ा गैप ज्यादा होगा कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, मतलब अगर प्राइस चेंजेस 10% में है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा 20% में। आप समझ रहे हो ना? प्राइस चेंजेस 10% में इंक्रीमेंट होता है, प्राइस चेंजेस 10% में इंक्रीमेंट होता है, क्वांटिटी सप्लाई 20% में इंक्रीमेंट हो सकता है। डजंट मैटर, सप्लायर इसको बेचने के लिए एकदम रेडी है, काफी सेल है इसका, और इसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफी लो है। बेसिक इनोवेशंस जो बिजनेसमैन को बड़ा पसंद है। अगर आपको कोलकाता में टॉयज मार्केट पता है किसी को? बता देता हूं सर, कोलकाता में टॉय मार्केट कहाँ है? मैक्सिमम टॉय तो चाइना से आता था सर, अभी पता नहीं क्या चल रहा है हालत, बट कोलकाता में टॉय का मार्केट है सर, ब्राबोन रोड में। ब्राबोन रोड, ये आपका हावड़ा ब्रिज से एक रास्ता है सर, जो आपका जाता है टुवर्ड्स डालहौजी। ठीक है, बड़ा बाजार में जाओगे तो वहां से कोलकाता एंट्री लेने का 2 रास्ता है, 3 रास्ता। एक आपका जाता है एमजी रोड की तरफ, एक जाता है ब्राबोन रोड की तरफ, जो आपको डालहौजी लेके जाता है, जो कोलकाता का हेडक्वार्टर है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है इसको। तो डालहौजी की तरफ जाओगे तो ब्राबोन रोड के ऊपर आपको टॉय मार्केट दिखेगा, उसके अंदर आप चले जाओगे तो आपको बागड़ी मार्केट, चाइनीज मार्केट सब दिख जाएगा, जहां आपको भर भर के टॉय मिलेगा। बिजनेस करना चाहो तो मैंने आपको बता दे दिया सर, इकोनॉमिक समझ के, अगर इकोनॉमी कोई नहीं यूज किए तो क्या मतलब। अगर खुद का बिजनेस ना करो, किसी बड़ा टॉय कंपनी में जॉब कर लेना सर, चार्टर्ड बन के या कॉस्ट अकाउंटेंट बन के, बट अल्टीमेटली आपको मार्केट का खबर तो हुआ सर कि कोलकाता में कहाँ टॉय मिलता है। सर ये सब खबर क्यों दे रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता सर। अगर आप दिल्ली से हो
तो दिल्ली में चांदनी चौक एरिया में टॉय का मार्केट है सर, ठीक है। ओल्ड मतलब ओल्ड दिल्ली में चांदनी चौक काफी बड़ा मार्केट है सर, बहुत फेमस मार्केट है चांदनी चौक। एक मूवी भी बनाते सर, चांदनी चौक टू चाइना, देखिए हो क्या? Yes, sir. यस सर, अक्षय कुमार। अरे शाबाश, आप लोग क्या नहीं जानते सर, सब जानते हो। मैं बेकार में आप लोगों को बताता हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट कर लेता हूँ कभी कभी। कोई बात नहीं सर, कभी कभी टाइम वेस्ट ना, वेस्ट नहीं, यूज है। तो आई थिंक मोर देन वन इलास्टिसिटी क्लियर एकदम। तो इस तरह का प्रोडक्ट में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट में क्या है। यूनिट इलास्टिक एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो पहले यूनिट इलास्टिक देख लेते हैं, मतलब एकदम परफेक्ट, मतलब जो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू जब 1 होगा तब क्या होगा। अरे सर कोई बात नहीं, देख लो, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होगा। ये एकदम सिंपल है, मतलब प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज सिमिलर होगा। चेंज इन प्राइस 10%, चेंज इन सप्लाई 10%, मतलब 10/10 क्या होता है, 1 होता है ना। मतलब सर फिर से हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, परसेंटेज डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। ये भी 10% में चेंजेस, ये भी 10% में चेंजेस, तो दोनों 10-10 का चेंजेस है, तो अल्टीमेटली क्या होगा 1। इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान है, मतलब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आई डोंट थिंक कि आपको ग्राफिकल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में ये आप लोगों का होम टास्क भी रहेगा कि आप लोग घर में इसको बिल्डअप करना, मतलब ये सप्लाई का कार्व जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ इलास्टिसिटी वाइज, आपको क्या करना है, घर में ग्राफ को बनाना है और मुझे मेल करके शेयर करना है, ठीक है। और उसका कोई और एग्जाम्पल आपको मुझे बताना है, जो एग्जाम्पल मैंने क्लास में डील किया उसका नहीं, जो एग्जाम्पल आपको खुद डिस्कवर करना है कि कौन सा परफेक्ट इलास्टिक का कुछ एग्जाम्पल, परफेक्टली इनलास्टिक का कुछ एग्जाम्पल्स, समझ में आ रहा है सर? होमवर्क क्या रहेगा, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कैसे होता है। ये जो पार्ट्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, थोड़ा ट्रिकी है, किताब देखने से थोड़ा ऐसा लगता है बाप रे क्या है, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो क्या है, कुछ नहीं है, बस डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा मेरे पास है, उसका एनालाइज करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना, कोई बड़ा बात नहीं है सर। पढ़ाई अगर नॉर्मल लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाए तो एवरीथिंग इज वेरी इजी। तो चलो एकदम सिंपल है, प्राइस एक तरफ, क्वांटिटी एक तरफ। एक चीज ध्यान रखना, जब ग्राफ को ड्रॉ करना है कि एज पर रूल बनाना है। आपको पता है ना कि इसके केस में P1 का डिफरेंस और Q1 का डिफरेंस सेम होगा, मतलब जब आपका प्राइस 100 था तब आप क्वांटिटी इतना सप्लाई करते थे, तब आपका प्राइस P1 है तो आप अभी Q1 सप्लाई करते हो। तो तब जब 100 था अभी 110 हुआ है, पहले 10 करते थे अभी 20 हुआ है, ठीक है, डजेंट मैटर, सप्लाई आपका इंक्रीज हुआ है। बट ये क्या है, एकदम सिंपल है, ये भी 10% का चेंजेस है और ये भी आपका 10% का चेंजेस है, तो 10% बाई 10% इक्वल्स टू आपका 1। तो ये ग्राफ देखने में ना एकदम परफेक्ट है, देखो एकदम परफेक्ट, क्या गजब का इसका लुकिंग्स है, एकदम परफेक्ट है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, मार्केट में इलास्टिसिटी बहुत जरूरी है, इलास्टिसिटी मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है सर। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, तो ये हुआ आपका इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। इसमें आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा पी, मतलब प्राइस का चेंज एंड क्वांटिटी का चेंज सेम, दैट्स व्हाई Q1 इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू P1, मतलब P1 एंड Q1 इज सेम, ठीक है। तो ये रहा आपका सप्लाई का। अच्छा सर, इस तरह का नंबरिंग करने, मतलब इसका जो नेम डिनोट करने ना भूलिएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देना मत भूलिएगा। एमसीक्यू होगा तो डजंट मैटर, बट जब आपको खुद से ड्रॉ करना होगा तो उस केस में आपको ये इस तरह से करना जरूरी है। ओके, तो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 1। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो मेरा बाकी रह गया, दैट इज इलास्टिसिटी। अच्छा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, मैं एक बार आपको सब ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, लेकिन बिफोर दैट मैं एक बार आपको इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब आपको मैंने 5 तरह का मुझे आपको दिखाना है। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी मैंने दिखाया, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 बताया,
इलास्टिसिटी इक्वल्स 1 बताया। अब आपको मैं बताने वाला हूँ इलास्टिसिटी लेस देन 1। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, मतलब आपका जो प्राइस का चेंजेस थोड़ा ज्यादा होगा, प्राइस का चेंजेस थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब ये जो P1 है, P एंड P1 का गैप थोड़ा लंबा करना और क्वांटिटी चेंजेस थोड़ा छोटा करना, ठीक है। जब आपका प्राइस इतना था तब आप इतना क्वांटिटी सप्लाई करते थे, जब आपका प्राइस इतना हुआ तब आप इतना क्वांटिटी सप्लाई करते हो, बट इसका गैप छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स Q एंड Q1 का गैप जो है ये अगर 10% है और P1 का गैप अगर 20% है, तो इस ग्राफ देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा स्टीप होता है, स्टीप मतलब समझ रहे हो ना, खड़ाई ज्यादा है इसका, ठीक है, कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस। ये कुछ ज्यादा ही फ्लैटर है, आप देख रहे हो, ये एकदम नॉर्मल है, ये कुछ ज्यादा स्टीप नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा स्टीप होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर आपका 10% का जो चेंजेस है, ठीक है, ये 10% का चेंजेस, ये 20% का चेंजेस। अगर आपको फॉर्मूला बताया आपको परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी, ओके, तो ये कितना है, डेल्टा प्राइस चेंजेस 20% है, तो ये कितना है 10% है, तो 10/20 कितना हो जाता है 0.5 होता है ना, तो 10/20 मतलब 0.5, ये 0.5 लेस देन 1 है, तो ये आपका हो गया इलास्टिसिटी लेस देन 1। ये जब हुआ तब आपका बाकी केस क्या हुआ, डेल्टा क्यू जो है वो लेस देन डेल्टा पी हुआ, डेल्टा क्यू लेस देन डेल्टा पी हुआ ना, तो लेस देन डेल्टा पी, एंड Q1 जो है आपका Q1 लेस देन P1। थ्योरम प्रूव हुआ है सर, तो दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी लेस देन 1 बना है। आई थिंक ये सब आपको अभी एकदम पानी जैसा लग रहा होगा, बट अगर आपको डायरेक्टली मैं शो करता कि सर देखो ऐसा होता है ग्राफ, आप शायद डर जाते। तो ये रहा कुछ एग्जांपल्स, और एक चीज बाकी रह गया, मैं आपको अभी शो कर देता हूँ सर, क्यों एक चीज को क्यों छोड़ दिया जाए, सभी चीज बता देना चाहिए। तो ये रहा आपका डेटा एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में 4 पॉइंट्स, और एक पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूँ सर। क्या दिखाना चाहिए आपको, इलास्टिसिटी जब आपका इन इलास्टिक होता है, बेसिकली जब इलास्टिसिटी किसी प्रोडक्ट में रहता नहीं है सर, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कब होता है, जब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू होता है 0, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ऐसा जब होता है ना, ऐसा जब होता है, ऐसा क्यों होता है ऐसा आपको अभी पता चल जाएगा। इलास्टिसिटी जब 0 होता है तब आपका सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, दिस इज 0, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड आपका सप्लाई कर्व देखने में हो जाएगा एकदम वर्टिकल हो जाएगा सर, वर्टिकल। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट ऐसा होता है सर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू हो गया आपका 0, इधर आपका हो जाएगा प्राइस। मतलब ऐसा केस में, ऐसा जो केसेस है, इस केस का मेन पॉइंट यही है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट इन्फ्लुएंस सप्लाई, मतलब जब प्राइस किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस सप्लाई पे नहीं करता है और सप्लाई अपने जगह में चुपचाप है। जैसे कि मैं आपको अभी डेफिनेशंस दिखाता हूँ सर, देखो ये देखो, लेस देन यूनिट मैंने आपको बता दिया, लेस देन कब होता है ये ऑलरेडी देख लिया आपने। ये मैंने जो आपको ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाया ना, ये देखो सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक चीज यहाँ ये है इलास्टिसिटी का मैप है सर, मैं आपको मैप अभी शो करता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। In perfectly inelastic supply curve, the supply curve will be vertical parallel to y-axis, vertical parallel to y-axis, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो vertical parallel to y-axis। मतलब प्राइस किसी भी तरह से सप्लाई पे कोई भी तरह का जोर नहीं करता, ठीक है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें सप्लाई चेंजेस होता रहता है, इसमें तो सप्लाई कुछ भी चेंज नहीं होता, प्राइस जैसा है, तो प्राइस चाहे प्राइस कहीं भी चले जाए, मतलब इसमें फर्क बस इतना है कि प्राइस अगर यहाँ से यहाँ भी चला जाए, प्राइस यहाँ से यहाँ भी चला जाए, सप्लाई में नो चेंजेस। इस केस में क्या था, प्राइस चेंज कहीं भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई चेंज होता जाएगा। आपको समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का डिफरेंस समझ में आ रहा है। कि हॉरिजॉन्टल के केस में क्या था, हॉरिजॉन्टल के केस में आपका प्राइस चेंज होता है, आपका प्राइस चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सप्लाई चेंज होता है।
प्राइस चेंज नहीं होता है पर सप्लाई चेंज होता है, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट। प्राइस चेंज नहीं होता पर सप्लाई चेंज होता है, और इस केस में प्राइस चेंज होता है। इस केस में क्या होता है, प्राइस जो है वो आपका ये चेंज होता है, 100 से 110 होता है, 110 से 120 हो सकता है, बट सप्लाई में नो चेंजेस, सप्लाई कांस्टेंट रहेगा। तब आपका सप्लाई का देखने में कांस्टेंट होगा, वर्टिकल होगा। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? एग्जांपल सर, नेसेसिटीज गुड्स तो हो सकता है ना? नेसेसिटीज गुड्स में हाँ आप बोल सकते हो, नेसेसिटीज गुड्स में ऐसा होता है। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल, हाँ बोलो। और सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का फिर स्मार्टफोन ले सकते हैं ना एग्जांपल? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का हाँ ले सकते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल डील करता हूँ, रुको एक सेकंड रुको, मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ, मुझे थोड़ा मैप एक बार आपको समझा देने दो। ये आप देख रहे हो एक साथ 5 in 1 है, इसको इलास्टिसिटी मैप कहते हैं, ठीक है। मतलब जब सारा का सारा इलास्टिसिटी को आप एक ही मैप के अंदर लाओगे ना, एक ही मैप के अंदर, तब उसको क्या कहना होता है, इलास्टिसिटी का मैप है। मतलब कुछ बात इस तरह का। वेरी गुड प्रगति, गुड एनालिसिस चल रहा है तेरा, तेरे मन में जो एनालिसिस चल रहा है बहुत गजब का एनालिसिस चल रहा है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा मैं मैप एक बार डील कर लूं। तो देखो आपका जो भी मैप में जो भी है, सबसे पहले ये कैसा था, ये कैसा था, ये कैसा था, अभी एजम्पशंस वाइज चलेगा सर, ठीक है, क्योंकि एक ग्राफ के अंदर आप मेजर करके नहीं चल सकते, थोड़ा एजम्पटिव वे में चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, ओवरऑल सबसे पहले कुछ ऐसा कर लो, आप एक इनफाइनाइट वाला जो है ना वो ऐसा करके दिखाओ, और वर्टिकल वाला जो है उसको पहले ऐसा करके दिखा दो। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सप्लाई का आपको एक बार शो कर दो, फिर यहाँ से एक पॉइंट आप इधर दिखाओ, एक पॉइंट एकदम यूनिट इलास्टिक का दिखाओ, और एक पॉइंट आप मोर देन यूनिट को दिखाओ। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहला ये इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 है, ये इलास्टिसिटी इक्वल्स टू मोर देन 1 है, ये इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है, ये इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और ये आपका इलास्टिसिटी इक्वल्स टू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू इनफाइनाइट है। तो बेसिकली ये हो गया आपका, इधर हो गया प्राइस, इसको कहते हैं मैप ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब अगर सारा का सारा इलास्टिसिटी को एक ही जगह में पुट किया जाए तो आपको मैप ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है। तो दिस इज द इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो चलो थोड़ा एग्जांपल की तरफ भागते हैं, एग्जांपल की तरफ चलो, कुछ पॉइंट्स में बात फटाफट कर लिया जाए। जैसे एक था परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक ये एक एरिया था। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है, आपने देखा अभी, परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, मतलब जीरो वाला जो है ना, जीरो वाला को परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं ना। तो जब आप परफेक्टली इनइलास्टिक देख रहे हो, the perfectly inelastic supply is when perfectly elastic formula equals 0, that is there is no change in quantity supplied when the price changes. Example include product that have limited quantity. perfectly inelastic ना जो limited quantities में होता है उस केस में होता है, समझ रहा है प्रगति? मैं इसलिए बात कर रहा था कि जो लिमिटेड क्वांटिटीज में है ना उसका इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होता है। जैसे कि लैंड एकदम इलास्टिक नहीं है, बहुत कम है। किसी महान मर्द मतलब जो गुजर चुके हैं उनका पेंटिंग, लाइक लियोनार्डो दा विंची, नाम तो सुने होंगे, लियोनार्डो विंची, ठीक है, या फिर आप पाब्लो पिकासो, ये भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह का जो फेमस पेंटर है जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, इनका जो भी प्रोडक्ट है, इनका जो आर्ट है, ये अभी इनइलास्टिक है। परफेक्ट इनइलास्टिक का एग्जांपल में आप इनको ले सकते हो, जो परफेक्टली इनइलास्टिक है और जिसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने देखा, ये देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस आपने अभी देखा। काफी डिटेल चर्चा कर रहे हैं सर, क्योंकि आपको एक बार सीखना है, बार बार नहीं। जिंदगी में इतना सीखने का मौका बार बार नहीं आता, जब मौका मिले ना लपेट लो सर। 3 इडियट्स में कहानी, वो आमिर खान कितना अच्छे से बोलता है कि हमेशा मतलब नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा एक्सेलेंस के पीछे भागना चाहिए, अगर एक्सेलेंस रहेगा तो कामयाबी झक मार के पीछे आ जाएगी। तो एग्जैक्टली वही परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें प्राइस एकदम असर नहीं करता इसमें, ठीक है। सप्लाई में भी कोई असर, मतलब प्राइस कुछ भी बढ़ता है कमता है, सप्लाई अपने जगह में रहता है, बिकॉज ज्यादा है नहीं तो सप्लाई क्या करोगे। हेलो, समझ में आ रहा है?
लैंड भी काफी ज्यादा इनइलास्टिक है क्योंकि लैंड भी कम हो रहा है, जैसे कि सिटीज में लैंड ही नहीं है, तो प्राइस ज्यादा इधर उधर कितना भी हो जाए लैंड अल्टीमेटली बिक जाता है अपने क्वांटिटी सप्लाई में। तो विंची का अगर कोई पेंटिंग है, पाब्लो पिकासो का पेंटिंग है, चाहे पाब्लो पिकासो का पेंटिंग आप 1 करोड़ का दाम लगा दो या 2 करोड़ का दाम लगा दो या 1 लाख का प्राइस कर दो नीचे, लेकिन उसका सप्लाई तो वही रहेगा ना जितना है। हाँ, प्रगति समझ में कुछ आ रहा है? यस सर। सर सेम थिंग तो सर नेसेसिटीज के साथ भी होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल सर मेडिसिन, सर इन मेडिसिन के जस्ट लाइक हाँ, जो हाँ बेसिकली हाँ आप ये बात बोल सकते हो कि जो नेसेसिटी मेडिसिन होता है, वेरी गुड, नेसेसिटी मेडिसिन मतलब जो मतलब एकदम भयंकर टाइप का कि अगर आपको नहीं दिया जाए तो आप मर सकते हैं, बट इस केस में पॉइंट यही है कि उसका सप्लाई है सर। जैसे मानो कि कैंसर पेशेंट का दवाई या फिर मानो कि एड्स पेशेंट का दवाई, उनका सप्लाई है, उसका दाम है थोड़ा ज्यादा बट सप्लाई थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब पाब्लो पिकासो जैसा या फिर लियोनार्डो दा विंची जैसा ना हो बट थोड़ा बहुत चलेगा सर। ये सब पॉइंट में जितना बात करेंगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा, बट हाँ टू सम एक्सटेंट इट्स ओके, टू सम एक्सटेंट ये बात आप जरूर बोल सकते, ये हो सकता है, ना तो नहीं कहेंगे, ये जरूर हो सकता है। चलो देखते हैं बाकी एग्जाम्पल्स एक बार देख लो, फिर आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा क्या और क्या पॉइंट है। जैसे मानो कि रिलेटेड पैटर्न में आप बाद में सोच सकते हो, मैंने आपको दिया घर में काम कि आप लोग मुझे अलग अलग और एग्जाम्पल बताना। अच्छा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है, मतलब लेस देन 1 बोल सकते हो सर, ठीक है, जो 0 एंड 1 के बीच में है। जैसे कि हम लोगों ने एक 0.5 वाला निकाला था, आपको याद होगा, हेलो, एक 0.5 वाला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये वाला, दिस वन, देख रहे हो 0.5, हेलो, लेस देन 1, तो ये वाला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक केस में आ सकता है। That means percentage change in quantity supplied changes by a lower percentage than the percentage of price change. Inelastic goods include nuclear power. Relatively मतलब inelastic, जैसे कि न्यूक्लियर पावर। मैं थोड़ा अनकॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल मैंने ढूंढा सा। न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर पावर आप लोग समझते हो ना, एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर पावर। ये न्यूक्लियर पावर अगर किसी कंट्री में हो जाए ना, जैसे जापान में है, यूएस में है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर वाला है, तो न्यूक्लियर पावर बनाने में टाइम लगता है सर। जैसे कि जॉन अब्राहम का न्यूक्लियर पावर के ऊपर एक मूवी है, आप लोगों ने देखा होगा, ये बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम सर के लाइफ स्टोरी के ऊपर बेसिस है। वो क्या मूवी का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, परमाणु, हेलो, परमाणु देखे हो आप लोग? यस सर। उसमें जॉन अब्राहम ने वो बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम का रोल ही प्ले किया। तो इंडिया को जब एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर पावर का जो कंट्री जब हुआ इंडिया, तो उसका जो प्रैक्टिस है उसको बनाने में टाइम लगता है, इतना इजीली नहीं मिलता, काफी कॉस्ट है, बहुत खर्चा है। आप परमाणु देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा भयंकर काम था वो। तो विच इज ए लॉन्ग लीड टाइम गिवन द कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल नो हाउ, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नॉलेज बहुत लगता है, एंड लॉन्ग रैंप अप प्रोसेस फॉर प्लांट्स, मतलब इसका प्लांटिंग करने में भी काफी टाइम लगता है। तो इसका सप्लाई इनइलास्टिक है, रिलेटिवली लो है, नॉट लाइक पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग जैसा तो नहीं है, बट न्यूक्लियर पावर जैसा चीज जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ बनाया जाता है, इसका सप्लाई सर इनइलास्टिक है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने ढूंढा, तो आपको इन रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब जो लेस देन 1 वाला इनइलास्टिसिटी है उसके एग्जांपल के तौर पे। ओके, यूनिट इलास्टिक का एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, मतलब रिलेटिवली, अच्छा, यूनिट इलास्टिक मतलब वेयर क्वांटिटी सप्लाइड चेंज बाय द सेम परसेंटेज एज द प्राइस चेंज, मतलब ये कुछ अब ये नॉर्मली नेसेसिटीज के केस में होता है, ठीक है, वेयर क्वांटिटी सप्लाइड चेंज बाय द सेम परसेंटेज एज द प्राइस चेंज, ठीक है, मतलब अगर परसेंटेज चेंज जितना होगा क्वांटिटी सप्लाइड भी उतना चेंजेस कर लेगा। ये नॉर्मल जो डेली लाइफ में जो गुड्स होता है ना उसके केस में ज्यादा होता है। और रिलेटिवली इलास्टिक के केस में जैसे मैंने आपको स्पिनर के बारे में बताया, और परफेक्टली इलास्टिक में मैंने ऐसा रियल लाइफ वर्ल्ड में एग्जांपल नहीं ढूंढ पाया करेंटली। आप अगर आप लोग ढूंढ सकते हो तो आप लोग मुझे ढूंढ के जरूर बताना, ठीक है। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स, ठीक है, ये रहा कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मुझे समझ आया, मैंने आपको बताया। आप लोग अगर कुछ एग्जाम्पल्स, मुझे क्या करना है नेक्स्ट क्लास में, आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके मुझे अपने कॉपी में ड्रॉ करके उसको स्कैन करना है, और ईच एंड एवरी केस का, जैसे कि हॉरिजॉन्टल का मतलब जब इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, जब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, एंड एज वेल एज जब इलास्टिसिटी
इक्वल्स टू 0 है, सभी केस का एक एक करके एग्जाम्पल आपको मुझे नेक्स्ट दिन नहीं सर, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और आपको मुझे मेल में शेयर करना है सर, ठीक है, एग्जाम्पल मुझे शेयर करना है, ये आपका होमवर्क है। ड्राइंग करके न्यू एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने यूज नहीं किया, ओके, जो एग्जाम्पल मैंने यूज नहीं किया वैसा कुछ एग्जाम्पल आपको यूज करना है, फिर आपको बताना है। आपको कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा, उसके लिए आप गूगल करो, विकी करो, जो करना है करो, बट करना जरूर सर। क्या है ना सर, नॉलेज जितना स्प्रेड करोगे उतना बढ़ेगा, ऐसे तो नॉलेज बढ़ेगा नहीं, जितना सोचोगे उतना नॉलेज आता जाएगा। ओके सर। अच्छा, मेजरमेंट की तरफ मैं बाद में जाऊंगा, फिलहाल मैं थोड़ा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कंक्लूजन आपके सामने लाना चाहता हूं कि अल्टीमेटली प्राइस इलास्टिसिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स क्या है, एक बार देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो एक पॉइंट, हाउ मच विल द सप्लाई ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज और सप्लाई ऑफ एप्पल डिक्रीज, ठीक है। दिस आंसर डिपेंड ऑन ईच फ्रूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। If orange have a very high price elasticity of supply, then their supply increase dramatically. Apples on the other hand might have a lower price elasticity. ये तो आपने देखा। What exactly affect price elasticity? There are number of factors. Price elasticity को ultimately affect क्या करता है? The amount of capacity to increase, मतलब कितना capacity में आप increase कर सकते हो। Reduce the production, मतलब production increase करना, production को कम करना, and product that the industry has as well, the amount of current stock, मतलब currently आपके पास कितना stock में है। जैसे जब अगर ऑनियन का बात मैं आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बोल रहा था ना, तो ऑनियन का स्टॉक अगर कम है या फिर ऑनियन का स्टॉक अगर ज्यादा है तो आपका सप्लाई पे भी काफी इफेक्ट आता है। अब रॉ मटेरियल्स कितने पास है आपका, ठीक है, इंडस्ट्री होल्ड्स प्लेज ए पार्ट इन इलास्टिसिटी, बियॉन्ड दैट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस ऑफ ए गुड एंड द लेबर कैपिटल अवेलेबल अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब अगर आपको घर बनाना है, कुछ भी, अगर लेबर है, कैपिटल है, तो सप्लाई बढ़ सकता है, अगर नहीं है तो सप्लाई कम हो सकता है। अब बिजनेस मैन इसको इंप्रूव कैसे करता है, चलो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का कहानी बता देते हैं ना। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का कहानी सर मैं आपको बोला था लास्ट तक वेट करना, मैं आपको एप्पल का और माइक्रोसॉफ्ट का कहानी बताने वाला था। ठीक है, कंपनीज देखो, हाउ टू इंप्रूव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कंपनीज होप टू कीप देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हाई। हर कंपनी चाहता है कि उसका प्राइस इलास्टिसिटी हाई रहे। क्यों? जितना प्राइस इलास्टिसिटी हाई रहेगा उतना ज्यादा प्राइस में उनको मार्जिन मिलेगा। Should the price of their product shift, that is they want to be able to capture more profit, should price rise, मतलब वो प्राइस राइज होगा ना तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ट्रिम प्रोडक्शन शुड प्राइस फॉल, अगर प्रोडक्शन को थोड़ा ट्रिम करके काट कर देगा तो प्राइस फॉल हो जाएगा। टू हेल्प बूस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कंपनीज कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, व्हाट एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी, स्पेशली आप एप्पल को सोच सकते हो, ये लोग क्या करता है। दिस इंक्लूड इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी। एप्पल करता है कि नहीं करता टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। अभी एप्पल का कौन सा मॉडल चल रहा है, आईफोन का 11, आईफोन 11। ये देखो, ये जो रेगुलर बेसिस पे टेक्नोलॉजी को चेंज करना, मुझे पता नहीं, आपको भी पता है एंड्रॉइड में भी चेंजेस होता है ना, तो आईफोन में भी चेंजेस होता है। ये जो चेंजेस ये लोग करता है, इससे पहले आईफोन 10 था, ठीक है, फिर आईफोन का 9 था, 7 था, 6 था, 5 था, मुझे जितना याद आ रहा है, अभी 11 चल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करके ना ये मार्केट में इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और फिर उस प्रोडक्ट का सप्लाई भी बढ़ाता है और उसको लेने के लिए कंज्यूमर को भी ना प्रोवोक करता है कि भाई आओ, मैंने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किया, इलास्टिसिटी मैंने जानबूझ के बढ़ाया, अब आप आके बलि का बकरा बनो और मेरा प्रोडक्ट लेके यूज करो और मैं अपनी कंपनी को वर्ल्ड का टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाऊंगा। अगर आप एप्पल को देखो तो एप्पल वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे वैल्यूएबल कंपनी। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, एप्पल वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। ये देख सकते हो कैलिफोर्निया में इनका ऑफिस, ये देखो, एप्पल एंड इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर्ड इन कैलिफोर्निया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। यहाँ पर कहाँ ही तो था, मुझे अभी नहीं दिख रहा है। ये देखो, एप्पल इज वेल नोन, Apple is well known for its size and revenues. Its worldwide annual revenue is 265 billion for 2018 fiscal year. Apple is the world's largest technology company, largest by revenue and one of the world's most valuable companies. क्या देखा आप लोगों ने? लेकिन सर हाँ,
It is also the third largest mobile phone manufacturer after Samsung and क्या नाम है इसका, Huawei, ठीक है। Huawei एंड Samsung के बाद वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बट अगर वैल्यू एंड टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट में है और हाईएस्ट रेवेन्यू मॉडल में है। आप देख सकते हो क्या है एप्पल। तो ये किस तरह से अपना सप्लाई साइड को इलास्टिक बनाते हैं और अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं, आप समझ पा रहे हो सर। तभी एक कंपनी बनता है, इट्स नॉट अ जोक। ये डिमांड सप्लाई का खेल कोई 11 12 या फाउंडेशन लेवल का खेल नहीं है सर, इट्स रियल लाइफ मैटर है। आपको अभी पढ़ाया जा रहा है ताकि आप आगे जाके कुछ ऐसा कर सको, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास करना है। आपको बता दूं कि एजुकेशनल पैटर्न चेंज हो चुका है इंडिया में। वो डिग्री वाला और मार्क्स वाला एजुकेशन खत्म है। आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको 80% 90% से कोई लेना देना नहीं है। इफ यू हैव नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट तभी जाके आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, और गवर्नमेंट भी उसी मैटर को इंपॉर्टेंस दे रहा है। समय आ गया है, अपने आप को बदल डालो, अपने आप को बदल डालो। जो माइंड सेटअप आपका इतना दिन का था वो माइंड सेटअप चेंज कर डालो। अगर 80-90 क्या 100% में 100% सीख जाओगे तो 100% आएगा, 90% सीखोगे तो 90% आएगा। लेकिन नॉलेज के साथ सीखो तो सीरियसली काम आएगा, नहीं तो सिर्फ डिग्री और परसेंटेज मैटर नहीं करेगा। तो जो भी हो, तो एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट का कहानी समझ में आया, सच एज अपग्रेडिंग इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर टू इंप्रूव एफिशिएंसी, है ना। जैसे एंड्रॉइड में चलता है ना, एंड्रॉइड अपग्रेडेशन देता है, विंडोज भी देता है। ये जो मेरे लैपटॉप में आप क्लास देख रहे हो ये विंडोज 10 का है, इसका भी मैं अपग्रेड करता हूँ। इम्प्रूव कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी ऑन हैंड आल्सो बूस्ट पीईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ये बूस्ट करता है, इंक्लूडिंग बूस्टिंग द स्टॉक एंड हैंड एंड एक्सपेंडिंग स्टोरेज स्पेस एंड सिस्टम, ठीक है। मतलब अपना बिजनेस का स्टोरेज स्पेस को भी बढ़ाते हैं, जो अल्टीमेटली इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, मतलब सप्लाई को बढ़ाते हैं। एंड इंप्रूविंग हाउ प्रोडक्ट्स आर शिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब किस तरह से प्रोडक्ट को शिफ्ट किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मेकिंग श्योर प्रोडक्ट कैन लास्ट लॉन्ग व्हाइल स्टोर्ड आल्सो इंक्रीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को बूस्ट करने के पीछे बिजनेसमैन बहुत टाइम देता है, और अल्टीमेटली इसी तरह से एप्पल माइक्रोसॉफ्ट का कहानी आपने देखा, ऑरेंज एप्पल का कहानी आपने देखा कि किस तरह से सप्लाई का इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मार्केट में। एक चीज़ जो मैंने आपको आज नहीं सिखाया, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी सर। ये आपको नेक्स्ट क्लास में सीखने को मिलेगा कि किस तरह से ये जो 1 या मोर देन 1 इसका कैलकुलेशंस, डेरिवेटिव मॉडल, दैट ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता के दूसरा चैप्टर में मैं शिफ्ट करूँगा। बट ये नेक्स्ट क्लास में ही बताऊँगा, नहीं तो आज थोड़ा ज़्यादा लोड हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर कि किस तरह से इलास्टिसिटी आप लोग मेजर करना सीखोगे। तो चलो सर, मैंने आपको जो बताना था मैंने आपको बताया। कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हो। स्निग्धा बाबू क्लियर ना? स्निग्धा, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। स्नेहाशीष राम, विश्वजीत, राजा, यस सर, प्रगति, सबको पूछ रहा हूँ, क्लियर ना? हाँ If सर, any- Okay, sir. ठीक है सर। किसी के मन में कोई सवाल है तो कर सकते हो, कोई डिस्कस करना चाहते हो रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स तो पूछ सकते हो। अच्छा, होमवर्क क्या रहेगा, क्लियर है ना? होमवर्क है सर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, ठीक है। जितना सारा ग्राफ मैंने आज आपको सिखाया डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी का, आपको मुझे टोटल एक ग्राफ पेज में 40 सबसे पहले लिखना है, एक प्रोजेक्ट जैसा बना के मुझे शेयर करना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है, उसको लिखना है। देख देख के लिखो पर सर समझ के लिखो, मुझे देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सीखोगे नहीं तो आप पछताओगे, ठीक है। तो आप लिख के मुझे शेयर करना कि किस तरह से आप लिख रहे हो, क्योंकि आपका लिखने का ढंग से आपका नॉलेज का मुझे पता चल जाएगा आप कितना सीखे हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का एक नोट्स बनाना, उसमें आप पहले डेफिनेशन देना, फिर उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना, ठीक है, और फिर उसका एग्जाम्पल फाइंड आउट करना, जो मैंने क्लास में यूज किया उसको नहीं सर, एनी अदर एग्जाम्पल, ठीक है। आप इसको घर में प्रोजेक्ट की तरह लेना और एनालाइज करना, आपको मार्केट में अलग अलग नॉलेज मिलेगा, और फिर वो चीज़ आपको मेल करना है मुझे kgsquare@gmail.com में, ठीक है। करोगे ना सर? स्निग्धा जेटा बोलना कोई, ओके ठीक है, करना जरूर। प्रगति, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, ठीक है। अरिचित, हाँ बोलो। सप्लाई में सर अभी कोरोना वायरस वैक्सीन तो ले सकते हैं ना? हाँ हाँ ले सकते हो, ले सकते हो, इन इलास्टिक है ये। यस सर।
ये इनइलास्टिक है, वेरी गुड। कोरोना वैक्सीन इनइलास्टिक है। चाहे कितना भी दाम दे दो, इनइलास्टिक है इसका, कोई सप्लाई नहीं है करेंटली। कब आएगा किसी को नहीं पता। आई डोंट नो ये एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम क्या किया है आज तक। सीरियसली आयुर्वेद को लाओ सर, और जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये एसी डीसी से हटके कॉमन वेदर में जीना चाहिए सर, जनरल वेदर जो भगवान ने दिया है। नेचर के साथ छेड़खानी नहीं सर, सीरियसली भगवान यही कहना चाहता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ये जो नेचर के साथ हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं ना, बेसिकली हम इसको टीज कर रहे हैं एक तरह से, कि भाई तुम गर्म कर रहे हो तो मैं ठंडा कर लूंगा। ये कोई बात है? अगर वो 45 डिग्री टेम्परेचर दे रहा है और उसमें अगर हमें बर्थ दिया है ना सर, तो हमें भी 45 डिग्री में जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर को जबरदस्ती 25 में जीने का आदत बना लो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें अगर छोड़ेंगे तो फिर आयुर्वेद भी आ जाएगा, मतलब जो इंडियन सिस्टम है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर इतना एलोपैथी मेडिसिन या वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम अगर इतना अच्छा होता तो क्या कर रहा है सर, एक 10 ग्राम का वायरस को नहीं मार पा रहा है, पूरा सब कोई घर में हम लोग छुप छुप के बैठे हैं। कुछ तो सोचो सर, कुछ तो सोचो। मतलब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ का चीफ नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना मैं आपके शेयर किया। जो भी हो, इलास्टिसिटी वाइज वेरी गुड एग्जांपल था। ठीक है सर, चलो टाटा बाय। बाय सर। टाटा बाय सर। बाय। Thank you, sir.